अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की किस्त नंबर 76 कश्ती और तूफान। अमरीकी जहाज करीब आ गया। अंबर, थॉमस और एमिली ने महसूस किया कि अमरीकी जहाज को देखकर ऊपर कुछ भाग दौड़ सी शुरू हो गई थी। ये तीनों कैबिन में बंद थे और उन्हें ऊपर आने की इजाजत नहीं थी। अंबर ने कहा, मुझे पहले ही शक था कि ये जहाज मशहूर जर्मन जहाज स्वास्तिका है जो समंदर में घूम फिर कर अमरीकी जहाजों को अपना निशाना बनाता है। थॉमस ने कहा, शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, क्योंकि ऊपर मल्ला हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। एमिली ने शीशे वाली गोल खिड़की में से बाहर समंदर में देखकर कहा, अमरीकी जहाज दाईं तरफ मुड़ गया है। सबने देखा, जहाज दूसरी तरफ पहलू बदलकर जा रहा था और अब उसका पैंदा बिल्कुल सामने आ गया था। अब उस अमरीकी जहाज को बड़ी आसानी से गोले का निशाना बनाया जा सकता था। अंबर ने कहा, स्वास्तिका जहाज वालों ने जरूरी अमरीकी जहाज वालों को यह पैगाम दिया है कि हम तो माल बरदार जहाज वाले हैं और हम सामान लेकर लंदन जा रहे हैं, इसलिए आपके जहाज ने इनसे कोई बासपुरस नहीं की और अपना रुख बदल दिया है। थॉमस ने कहा, दरअसल हमारे जहाज वाले जर्मन लोग यही चाहते थे कि किसी तरह से अमरीकी जहाज अपना रुख बदल ले और उसका पैंदा उनके सामने आ जाए ताकि आसानी से हमला किया जा सके। आखिर वही हुआ जिसका उन लोगों को ख्याल था। उनके जहाज को एक हल्का सा झटका लगा और अंबर ने एकदम से चौंक कर कहा, जरूर हमारे जहाज वालों ने तार पेडो छोड़ा है। वो सब शीशे वाले गोल खिड़की की तरफ लपके। क्या देखते हैं कि समंदर में एक लंबा तारपेडो अमरीकी जहाज की तरफ पानी के अंदर अंदर बढ़ रहा है। मेरे खुदाया, ये तो जर्मन तबाहकुन जहाज स्वास्तिका ही है, अब अमरीकी जहाज की खैर नहीं। तारपेडो यानी समुद्री बम बड़ी तेजी के साथ समंदर के ऊपर एक हल्की सी लकीर डालता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। अमरीकी जहाज वालों के उस तरफ तवज्जो नहीं थी और अगर उन्हें पता भी चला होगा तो उस वक्त गुजर चुका था। तारपेडो यानी समुद्री बम एक ज़बरदस्त धमाके के साथ अमरीकी जहाज से टकराया और उसके अंदर गहरा शगाफ डालता हुआ घुस गया। अंदर जाकर बम फट गया। जहाज तबाहकुन धमाके के साथ दो टुकड़े होकर डूबना शुरू हो गया। मलाहों ने समंदर में छलांगें लगा दी और कश्तियों पर सवार होने की कोशिश करने लगे। जर्मन जहाज के ऊपर से अब गोलाबारी शुरू हो गई थी। गोले मलाहों की कश्तियों पर जाकर फटते और उन्हें हलाक करके समंदर में गर्क कर देते। थोड़ी देर बाद अमरीकी जहाज और उसके बचे कुचे मलाह समंदर में डूब चुके थे और वहां समंदर की लहरें ही लहरें थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अंबर, थॉमस और एमिली खिड़की से हटकर बैठ गए। थॉमस ने कहा, हम दुश्मन के जहाज पर सवार हैं। एमिली ने कहा, यह जर्मन जहाज है, इसका कप्तान बड़ी मक्कारी से हमला करता है, यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसे हमारे बारे में भी पता चल चुका है कि हम अमरीकी हैं। अंबर ने कहा, तो फिर क्या हुआ? अब हम सिवाय सब्र के और कुछ नहीं कर सकते। अगर खुदा ने अपने लोगों की जिंदगी लिखी है तो ये लोग आपको कुछ नहीं कह सकते। सोचना तो यह है कि इस जहाज को तबाह क्यों कर किया जाए ताकि इसकी तबाही व बर्बादियों से दूसरे जहाज बच सकें। थॉमस ने कहा, कम वक्तों ने मल्लाहों पर भी गोलाबारी करके उन्हें डुबो दिया। एमिली बोली, हम खुद इस जहाज पर सफर कर रहे हैं, फिर भला हम इस जहाज को कैसे डुबो सकते हैं? यही बात तो हमें सोचनी है, अंबर ने कहा। अभी ये लोग बातें कर रहे थे कि उनके कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक जर्मन मल्लाह नमदार हुआ। उसने अंबर की तरफ इशारा करके कहा, मेरे साथ ऊपर चलो। अंबर जर्मन मल्लाह के साथ कैबिन से बाहर निकल गया। वो खुश था कि उसके बजाय थॉमस या एमिली को नहीं बुलाया गया। मल्लाह अंबर को साथ लेकर ऊपर कप्तान के पास ले गया। कप्तान अपने कैबिन में कुर्सी पर बैठा मेज़ पर फैले हुए एक नक्शे को गौर से देख रहा था। मल्लाह ने सलूट मारकर कहा, कोई और हुक्म सर? तुम जा सकते हो। कप्तान ने ऐनक उतारकर मेज़ पर रखते हुए कहा। मल्लाह वापस चला गया। कप्तान ने अंबर के करीब आकर कहा, बैठ जाओ दोस्त। उसका लहजा बड़ा नरम था। अंबर समझ गया कि यह शख्स मीठा बनकर उससे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता है। अंबर कुर्सी पर बैठ गया। कैबिन ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके कोने वाले मेज पर हिटलर की तस्वीर पड़ी थी। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था, ये जहाज जर्मन तबाहकुन जहाज स्वास्तिका ही था। कप्तान ने कहा, यकीनन तुमने हिटलर की तस्वीर देख ली होगी और तुम्हें यकीन हो गया होगा कि यह जहाज माल बरदार जहाज नहीं। तुमने अभी अभी अपने कैबिन की खिड़की में से अमरीकी जहाज को समंदर में गर्क होते भी देख लिया होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अंबर ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कप्तान ने कहा, अब तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम भी साफ साफ बता दो कि तुम लोग कौन हो और बदवानी जहाज में कहाँ से आ रहे थे, किस मिशन पर आ रहे थे। अंबर ने कहा, हमने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा। हम एक मुसाफिर जहाज पर सिंगापुर की तरफ जा रहे थे कि जहाज गर्क हो गया। हम किसी तरह जान बचाकर एक जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां के लोगों ने हमारी कुछ रोज़ खातर मदारत की और फिर हम एक बादबानी कश्ती में सवार कराकर रुखसत कर दिया। कप्तान कैबिन में टहल रहा था। अंबर के करीब आकर रुक गया और झुक कर कहने लगा, तुम इतनी उम्दा जर्मन जुबान कैसे बोल लेते हो? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ जर्मनी में काफ़ी देर रही थी। जर्मन जुबान मुझे मेरी वालदा ने सिखाई थी। कप्तान ने अचानक बड़े जोर का थप्पड़ अंबर के गाल पर जड़ दिया। अंबर बेख्याली में बैठा बातें कर रहा था, चुनाचे वो गिरते गिरते बचा। कुर्सी पर दराज टेढ़ा सा हो गया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन उसने बड़े सब्र से काम लिया। वो कप्तान पर हमला करके अपने साथी अमरीकी मियाँ बीवी की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता था। कप्तान ने बुलंद आवाज में चीख कर पूछा, बताओ अमरीकी अबदोज
اٹلس کے سمندر میں سفر کر رہی ہے۔ امبر نے بڑے سکون کے ساتھ کہا، ہمیں امریکی ابدوز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ہم پرامن لوگ ہیں اور جنگ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ کپتان نے کہہ کا مار کر کہا، تمہارا واسطہ نہیں مگر ہمارا واسطہ ضرور ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم عرب ہو، شام کے رہنے والے ہو اور امریکی حکومت کے لیے جاسوسی کے مشن پر نکلے ہوئے ہو اور تمہارے ساتھ امریکی جوڑا ہے۔ پھر اس نے امبر کے کندھے کو جھنجھوڑ کر کہا، اگر تم نے سچ سچ نہ بتایا کہ اٹلس ابدوز کس سمندر میں گشت کر رہی ہے اور اس نے تم لوگوں کو سمندر میں کس جگہ اتارا تھا تو تم سب کو گولی مار کر سمندر میں مچھلیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ امبر نے کہا، میں کسی ابدوز نے سمندر میں نہیں اتارا۔ کپتان نے ایک اور تھپڑ امبر کو جڑ دیا، مگر اب امبر اپنے آپ میں سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ چنانچہ کپتان کو یوں لگا جیسے اس نے کسی سخت پتھر پر ہاتھ مار دیا ہو۔ وہ اپنے ہاتھ کو سہلانے لگا۔ تمہاری جلد اتنی سخت کیوں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ امبر نے کہا، تمہارے احمقانہ سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ امبر کیبن سے باہر نکل گیا۔ کپتان نے گھنٹی بجائی۔ جرمن سپاہی اندر آیا۔ کپتان نے حکم دیا کہ امریکی جوڑے کو حاضر کیا جائے۔ ابھی امبر تھامس اور ایملی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ جرمن سپاہی آن نازل ہوا اور تھامس اور ایملی کو پستول دکھا کر اپنے ساتھ اوپر لے گیا۔ ویسے امبر کی آنکھوں کے اشاروں سے وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ پوچھ گچھ کا ہے۔ تھامس اور ایملی کو دیکھ کر کپتان نے جرمن سپاہی کو اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ سپاہی چلا گیا۔ کپتان نے دروازہ بند کیا اور تھامس کی طرف آ کر بولا، تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں تم سے کیا پوچھنے والا ہوں؟ تھامس نے کہا، ضرور سمجھ گیا ہوں، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امن پسند امریکی شہری ہیں اور ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کپتان مسکرایا، مجھے خوشی ہے کہ تم یہ تو مان گئے کہ تم امریکی شہری ہو، اب دوسری باتیں بھی تم آہستہ آہستہ مان جاؤ گے۔ کپتان نے گلاس میں شربت ڈال کر ایملی اور تھامس کو دیا۔ تم کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم جرمن تباہ کن جہاز سواستیکا پر سوار ہو، اور اب یہ بھی سن لو کہ ہم امریکی ابدوز اٹلس کی تلاش میں ہیں جس نے تم لوگوں کو اس سمندر میں اتارا ہے۔ تمہاری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیں صاف صاف بتا دو کہ امریکی ابدوز اٹلس نے تمہیں سمندر میں کہاں اتارا تھا اور وہ کس طرف سفر کر رہی ہے۔ تھامس سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ احمق کپتان اس سے کیا پوچھ رہا تھا؟ خدا جانے امریکی ابدوز کہاں تھی اور کہاں نہیں تھی، اس کی جانے بلا، یہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ کپتان نے ایملی کے سرخ بالوں کو پکڑ کر کہا، کتنے خوبصورت بال ہیں۔ پھر تھامس کی طرف دیکھ کر بولا، مسٹر تھامس، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیوی اپنے ان خوبصورت سرخ بالوں کے ساتھ سمندر میں ڈوب رہی ہو اور مچھلیاں اس کی لاش کھا رہی ہوں؟ تھامس نے چونک کر کپتان کی طرف دیکھا۔ کپتان سر ہلا کر بولا، یقین کرو اگر تم نے مجھے یہ نہ بتایا کہ امریکی ابدوز اٹلس نے تم لوگوں کو کس جگہ سمندر میں اتارا تھا تو میں تمہاری بیوی کو تمہارے سامنے گولی مار کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ ایملی نے کہا، ہمیں کسی ابدوز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، ہم نے پہلی بار ابدوز اٹلس کا نام تمہاری زبان سے سنا ہے۔ کپتان نے گھوم کر بڑے زور کا تمانچہ ایملی کے گال پر مارا۔ ایملی کی چیخ نکل گئی اور ہونٹوں کے کنارے سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ تھامس اٹھنے لگا مگر کپتان نے دھکا دے کر اسے کرسی پر گرا دیا۔ کپتان نے پستول نکال کر تھامس کی طرف کر دی۔ ہم زبان کھلوانا جانتے ہیں، میں تم لوگوں کو صرف آج کی رات کی مہلت دیتا ہوں، اگر کل صبح تم لوگوں نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، اب تم جا سکتے ہو۔ واپس آ کر ایملی دیر تک سسکیاں بھرتی رہی۔ تھامس نے اسے تسلی دی، اس کے ہونٹوں پر سے ٹپکتے خون کو صاف کیا۔ امبر نے بھی اس کا حوصلہ ٹھیک کیا اور کہا کہ انہیں گھبرانا نہیں چاہیے اور کسی ایسی ترکیب پر عمل کرنا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ تھامس نے کہا، ایسی کوئی ترکیب میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آج کی رات خالی چلی گئی تو صبح یہ لوگ ہم دونوں کو ضرور گولی سے اڑا دیں گے۔ تم تو یقیناً بچ جاؤ گے مگر تمہارے بچنے سے پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امبر نے کہا، تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھامس بولا، اس جہاز سے فرار ہونا چاہیے۔ ہم کس طرح فرار ہو سکتے ہیں؟ ایملی نے کہا، اگر ہم اس جہاز سے فرار نہیں ہو سکتے تو ہمیں چاہیے کہ اس جہاز کے سارے جرمن عملے کو ختم کر کے جہاز پر قبضہ کر لیا جائے۔ امبر مسکرایا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یعنی میرے لیے تو آسان ہے مگر اس میں خطرہ یہ ہے کہ کم از کم لوگ تو تم دونوں کو ضرور مار ڈالیں گے، تمہاری جان کا خطرہ بہرحال موجود ہے، اور جب تم دونوں مر گئے تو میں خالی جہاز پر قبضہ کر کے کیا کر لوں گا؟ پھر تم ہی بتاؤ امبر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کل مجھے اپنی اور بیوی کی موت نظر آ رہی ہے۔ تھامس سچا تھا، جرمنوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دوسرے روز اگر یہ کچھ نہ بتائیں گے تو انہیں گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ امبر نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا، ایک ہی ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے کہ ان لوگوں کو جھوٹ موٹ بتا دیا جائے کہ فلاں سمندر میں امریکی ابدوز نے ہمیں اتارا تھا۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے امریکی ابدوز کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ خدا جانے وہ کس سمندر میں چکر لگا رہی ہے۔ اب آئے ہو تم لوگ سیدھی راہ پر۔ پھر اس نے تھامس، ایملی اور امبر کو کافی بسکٹ پیش کیے۔ ہم جہاز لے کر تمہاری بتائی ہوئی جگہ کی طرف جائیں گے، اگر وہاں کہیں کسی جگہ بھی سمندر میں ابدوز کے آثار نہ ملے تو تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا، اب تم جا سکتے ہو۔ امبر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جرمن کپتان نے اشارہ کیا۔ سپاہی آگے بڑھے اور ان تینوں کو کیبن سے نکال کر باہر لے گئے۔ اپنے کیبن میں آ کر انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تھامس کہنے لگا، یہ ترکیب بھی ہماری جان نہ بچا سکی، جب جہاز ہماری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے گا تو ظاہر ہے وہاں پر کسی بھی ابدوز کے نشان نہ ہوں گے اور جرمن ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ امبر نے جواب دیا، بہرحال دیکھا جائے گا، یہ لوگ وہاں تک تو پہنچیں۔
रातों रात समंदर में सफर करता ये तबाहकुन जर्मन जहाज जनूबी समंदर में पहुंच गया। एक जगह लंगर डालकर रडार के जरिए समंदर के नीचे अमेरिकी अबदोज अटलस की तलाश शुरू कर दी गई। 1 घंटे तक ये खोज जारी रही, कोई नतीजा न निकला और फिर अचानक रडार पर एक नुक्ता जाहिर हुआ। कप्तान और दूसरे लोगों की आंखें चमक उठी। समंदर के नीचे कोई अबदोज आहिस्ता आहिस्ता सफर कर रही थी। कप्तान ने हुक्म दिया, अबदोज सही पैमाइश की जाए। मालूम हुआ कि अबदोज 10 मील के फासले पर समंदर में कोई 600 फीट की गहराई में है। अब सवाल ये था कि मालूम किया जाए कि ये अबदोज किस मुल्क की है, क्योंकि ये कोई जर्मन अबदोज भी हो सकती थी। जहाज वाले उसे सिग्नल नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो अगर जर्मन अबदोज ना हुई तो फिर उसे जहाज के बारे में इल्म हो जाएगा और वो भाग जाएगी या जहाज को टारपेडो मारकर गर्क कर दिया जाएगा। कप्तान ने हुक्म दिया, जहाज के इंजन बंद कर दिए जाएं और जहाज पर हर कोई खामोशी से लेट जाए और हरकत ना करे। इस तरह से अबदोज के रडार पर जहाज उभरेगा नहीं। अबदोज वाले बड़े सुकून से ऊपर उभर सकते हैं या सफर जारी रख सकते हैं। जहाज की सारी मशीनें बंद कर दी गई। अब रडार पर अबदोज का नुक्ता पूरी तरह साफ शफाफ नजर आ रहा था, मगर अबदोज रुकी नहीं थी, सफर कर रही थी। शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जब अबदोज दूर हो गई तो कप्तान ने जहाज को चलने का हुक्म दिया। जहाज चल पड़ा और काफी पीछे रहकर अबदोज का पीछा शुरू कर दिया। जहाज के रडार पर से अबदोज के चबेले नुक्ते को उजल नहीं होने दिया जा रहा था। नीचे कैबिन में भी एमिली, थॉमस और अंबर को मालूम हो गया था कि किसी अबदोज का खोज मिल गया है। अंबर ने कहा, खुदा जाने ये कौन सी अबदोज है। थॉमस ने कहा, खुदा का शुक्र है हमारी जान बच गई। एमिली ने तो हाथ बांधकर आंखें बंद करके खुदा का शुक्र अदा किया। वैसे ये एक इत्तेफाक हुआ है, लेकिन बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक हुआ है कि ऐन उसी मकाम पर जहां हमने बताया था एक अबदोज सफर कर रही है। पता नहीं ये अबदोज जापानी है या अमेरिकन या जर्मन अबदोज है। जहाज का कप्तान इस बात की बराबर खोज लगा रहा था कि अबदोज किस मुल्क से ताल्लुक रखती है। आखिर उसको एक तरकीब सूझी। उसने एक खास कोड की जुबान में समंदर के नीचे एक सिग्नल भेजा। इस कोड का मतलब होता है कि उसे सिवाय जर्मन अबदोज वालों के दूसरा कोई नहीं समझ सकता। अगर जर्मन अबदोज है तो वो उसी जुबान में वापस सिग्नल भेजकर कह देगी कि हम दोस्त हैं, और अगर किसी दुश्मन मुल्क की अबदोज हुई तो ये सिग्नल उसकी समझ में नहीं आएगा। सिग्नल तेजी से समंदर के नीचे जाकर अबदोज के रडार पर टकराया। ये अमेरिकी अबदोज थी, मगर उसका नाम अटलस नहीं था, उसका नाम अमेरिकानो था। इंजीनियर ने सिग्नल सुनकर कप्तान को बताया, सर अभी अभी मेरे रडार पर एक सिग्नल मिला है। अबदोज के अमेरिकी कप्तान ने झुककर रडार को देखा और कान वायरलेस के सिग्नल पर लगा दिए। यह सिग्नल 4 सेकंड तक कई बार सुनाई दिया। उसके बाद खामोशी छा गई। अमेरिकी कप्तान ने हुक्म दिया कि सिग्नल को समझने की कोशिश की जाए, मगर वो किसी ऐसे कोड में था कि उसका समझना बहुत मुश्किल था। अमेरिकी कप्तान ने अपने रडार का रुख उसकी तरफ कर दिया जिस तरफ से सिग्नल की लहर आई थी। उसने कहा, कोई जहाज समंदर में है। अगर ये जहाज अपना होता तो हमारी जुबान में सिग्नल देता। जरूर ये दुश्मन का जहाज है। रडार का रुख दूसरी तरफ करके सिग्नल फेंके गए। सिग्नल ने समंदर के ऊपर से वापस आकर रडार पर एक बहरी जहाज के नुक्ते को जाहिर कर दिया। अमेरिकी कप्तान ने हुक्म दिया, इंजन बंद कर दिए जाएं। अबदोज के सारे इंजन बंद कर दिए गए ताकि ऊपर वाले दुश्मन के जहाज को अबदोज का पता न चल सके। ऊपर जर्मन जहाज का कप्तान भी रडार पर झुका हुआ था। जब उसके सिग्नल के जवाब में नीचे आने वाली अबदोज ने कोई जवाब ना दिया तो वो समझ गया कि ये अबदोज दुश्मन की है और वो भी इसे गर्क करने की कोशिश करेगी। अब जर्मन तबाहकुन अबदोज स्वास्तिका और अमरीकी अबदोज अमेरिकानों की खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। देखना यह था कि उन दोनों में से कौन पहले दूसरे को टारपेडो मारकर तबाह करता है। जर्मन जहाज वालों ने अबदोज की सिमत मुकर्रर करके समंदर में गोले फेंकने शुरू कर दिए। ये गोले समंदर में काफी नीचे जाकर फटे थे। गोलों के फटने से समंदर में पानी कई फीट ऊपर उछलता और नीचे तूफान मचा देता। अमरीकी अबदोज समंदर की तह के साथ लगा दी गई थी। उसके सारे इंजन बंद थे कि ताकि इंजनों की मामूली सी आवाज भी जंगी जर्मन जहाज तक ना पहुंच सके। मल्लाहों को भी खामोश रहने का हुक्म मिल गया था। अमरीकी कप्तान खामोश बैठा बमों के धमाके सुन रहा था। बम उनकी अबदोज से जरा फासले पर फट रहे थे। जर्मन जहाज ने जब देखा कि बमबारी का कोई नतीजा नहीं निकल रहा तो गोलाबारी बंद कर दी गई। गोलाबारी बंद हुई तो अमरीकी अबदोज के कप्तान ने खामोश इशारे से हुक्म दिया कि बगैर इंजन के पंप चलाए जाएं और पानी के दबाव से मदद लेकर अबदोज को एक खास जाविये पर ले जाने की कोशिश की जाए। जर्मन जहाज की गोलाबारी से अमरीकी कप्तान को यह मालूम हो गया था कि जहाज किस जगह पर है। अबदोज से पंप चला दिए गए। पानी के दबाव से अबदोज ने एक खास सिमत को ऊपर उठना शुरू कर दिया, मगर इंजनों के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। कुछ देर बाद अबदोज का एक इंजन चला दिया गया। अबदोज ने ऊपर उठना और बाएं जानिब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अमरीकी कप्तान ने पेरिस्कोप यानी अबदोज की दूरबीन को समंदर से बाहर निकाल कर देखा। ये एक खतरनाक बात भी थी क्योंकि जर्मन तबाहकुन जहाज उसे देख सकता था। अमरीकी कप्तान ने जरा फासले पर जर्मन जहाज को देख लिया, मगर वो ऐसे जाविये पर चल रहा था कि उस पर टारपेडो का गोला असर नहीं कर सकता था। अमरीकी अबदोज के कप्तान ने अबदोज को जहाज के पहलू में लाने की कोशिश शुरू कर दी। उसमें बड़ा खतरा था क्योंकि अबदोज के इंजनों की आवाज से जर्मन जहाज को उसका पता चल सकता था और वो गोले फेंककर अबदोज को तबाह कर सकता था। इस खतरे को मोल लेकर अमरीकी कप्तान आहिस्ता आहिस्ता अबदोज को जर्मन जहाज के पहलू में ले आया। अब उसने दूरबीन से देखा तो जहाज का पैंदा बिल्कुल सामने था। अब देर करना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर था। अमरीकी कप्तान ने बड़ी तेजी से कहा, निशाना 70 डिग्री शुमाल मगरिब। टारपेडो फेंकने वाले ने निशाने की सिमत मुकर्रर कर दी। रेडी, यस सर। टारगेट 70 डिग्री शुमाल मगरिब। यस सर। स्टैंड बाय, फायर। अमरीकी कप्तान ने चीखकर कहा। टारपेडो फेंकने वाले ने सुर्ख बटन दबा दिया।
शाह की आवाज़ के साथ एक अबदोस को हल्का सा धचका लगा और एक खौफनाक धमाके से फटने वाला टॉरपेडो यानी लंबा बम अबदोस के सुराख में से निकलकर जर्मन जहाज की तरफ बड़ी तेजी से रवाना हो गया। अगरचे बम पानी के नीचे जा रहा था, मगर समंदर की सतह पर उसकी एक हल्की सी सफ़ेद लकीर बनती जा रही थी। जर्मन तबाहकुन जहाज का कप्तान अरशे पर खड़ा था कि अचानक उसने एक सफ़ेद लकीर को अपनी तरफ बढ़ते देखा। उसका रंग फक हो गया। वो चिल्ला उठा, जहाज को मोड़ो, टॉरपेडो। सारे जहाज पर खलबली मच गई। जहाज को मोड़ने की भरपूर कोशिश शुरू हो गई, मगर इतने बड़े जहाज को एकदम से मोड़ना आसान नहीं था। टॉरपेडो बड़ी तेजी से जहाज की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिकी कप्तान ने अबदोस से दूसरा बम भी चला दिया और वो भी सफ़ेद लकीर छोड़ता पीछे पीछे चला रहा था। जर्मन जहाज का कप्तान इधर उधर भागकर ऑर्डर दे रहा था। ये सब कुछ चंद एक सेकंड में हो गया। अबदोस का टॉरपेड एक धमाके से जहाज के पैंदे से टकराया। सारा जहाज कांप उठा। जहाज में टॉरपेडो ने सुराख कर दिया और अंदर घुस गया। अंदर जाकर वो एक और धमाके के साथ फट गया। उसके साथ ही दूसरा टॉरपेडो भी जहाज से टकराया और फट गया। जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। उसके दो हिस्से होकर वो डूबने लगा। अंबर, थॉमस और एमिली अपने कैबिन से उछलकर दूर जा पड़े। जहाज डूब रहा था। जर्मन मल्लाह कश्तियों और तख्तों पर बैठे समंदर में जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कप्तान भी एक तख्ते पर सवार था। अंबर और थॉमस वगैरह भी एक तख्ते पर जा बैठे और जहाज से दूर होने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जहाज डूब रहा था। जिस वक्त वो डूबता तो समंदर में शदीद लहरें उभरने वाली थी। दूसरी तरफ समंदर में से कुछ फासले पर अबदोस ने सर बाहर निकाला। अमरीकी अबदोस का कप्तान और दूसरे मल्लाह अबदोस के अरशे पर आ गए। उन्होंने ऊपर एक छोटी तोप और मशीन लगा दी और जर्मन मल्लाहों पर गोलाबारी और मशीन गन की फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते गोला उस तख्ते पर गिरा जिस पर कप्तान बैठा था। कप्तान और दूसरे मल्लाहों के टुकड़े उड़ गए। गोलियां बरस रही थी। जर्मन मल्लाह मर रहे थे। कल ये लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे और आज उन पर गोलियां बरस रही थी। अंबर और थॉमस ने एमिली को तख्ते पर लिटा दिया और खुद तख्ते को खींचते हुए अबदोस की तरफ ले जा रहा था। थॉमस ने कमीज उतारकर हवा में लहरानी शुरू कर दी। अंबर ने कहा, उसे बताने की कोशिश करो कि हम दोस्त हैं। कैसे समझाऊं? थॉमस बार बार कमीज लहरा रहा था। अमेरिकी अबदोस के कप्तान ने जब एक आदमी को कमीज लहराते और तख्ते पर आगे बढ़ता देखा तो उसने गोली बंद करने का हुक्म दिया। तख्ता अबदोस के करीब आ गया तो थॉमस ने चिल्लाकर कहा, हम अमेरिकी जंगी कैदी हैं। इतना कहना था कि अमेरिकी कप्तान ने नीचे एक तख्ता समंदर में उतार दिया। अंबर, एमिली और थॉमस तख्ते पर बैठ गए। तख्ता उन्हें ऊपर अबदोस पर ले आया। अमेरिकी कप्तान ने उन्हें गौर से एक एक करके देखा और हुक्म दिया, इन्हें नीचे ले जाकर कैबिन में बंद कर दो। अंबर, एमिली और थॉमस को नीचे कैबिन में ले जाकर बंद कर दिया गया। अमेरिकी कप्तान अभी तक अबदोस के अरशे पर खड़ा जर्मन जहाज के डूबने का मंजर देख रहा था। जब जहाज समंदर की तह में चला गया तो उसने दूरबीन आंखों से हटाई और सीढ़ियां नीचे आया और हुक्म दिया, अबदोस समंदर में उतार दो। सायरन की आवाजें आईं। सारे मल्लाह नीचे अबदोस के अंदर आ गए और अबदोस ने समंदर में डूबना शुरू कर दिया। काफी नीचे समंदर में जाकर अबदोस रुक गई और उसने आगे अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। अमेरिकी अबदोस का कप्तान अपनी तरफ से मुतमईन हो गया था, लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि जर्मन तबाहकुन जहाज ने डूबते डूबते समंदर में दूर अपने एक जंगी जहाज को सिग्नल दे दिया था कि फलां जगह फलां मकाम पर उस अमेरिकी अबदोस ने हमला कर दिया है। उस सिग्नल को जर्मन जंगी जहाज ने वसूल कर लिया था और अब अमेरिकी अबदोस की तरफ बढ़ रहा था। अबदोस का कप्तान इस काम से फारिग होकर अंबर वगैरह की तरफ मतवज्जो हुआ। उसने तीनों को अपने कैबिन में बुलाया और पूछगिछ शुरू कर दी। थॉमस और उसकी बीवी का रंग गोरा था। हो सकता था कि वो अमेरिकी हों, मगर अंबर का रंग गंदमी था। कप्तान ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अंबर ने कहा, मैं मिस्र में पैदा हुआ था, मगर मेरी सारी ज़िंदगी बाहर सफ़र में ही गुजारी है। मैं सिंगापुर में कारोबार करता था। एक जहाज़ वापस काहिरा जा रहा था कि जर्मन जहाज़ ने हमला कर दिया। अमेरिकी कप्तान ने सर झुका लिया। वो कुछ गौर करता रहा, फिर सर उठाकर अंबर को देखा और पूछा, तुम अंग्रेज़ी बड़े खालिस अमेरिकी लहजे में कैसे बोल लेते हो? उन लोगों के साथ रहते हुए आदत पड़ गई है। वैसे भी मैं दुनिया की हर जुबान के लहजे की नकल कर सकता हूँ। कप्तान हंसा। ठीक है, उम्मीद है अगर तुम जर्मन फौज के एजेंट भी होगे तो यहाँ शरारत करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि शरारत का मतलब होगा कि तुम भी हमारे साथ हलाक हो जाओगे। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इत्मीनान रखें जनाब, मैं आपका वफादार साथी साबित होऊंगा। मैं दुश्मन का एजेंट हरगिज़ नहीं होऊंगा। अगर एजेंट होता तो इन दोनों को जापानियों की कैद से निकाल न लाता। ठीक है, आप तुम लोग जा सकते हो। उधर जर्मन जंगी जहाज ने एक खास जगह रुककर 2 बमबार हवाई जहाज उड़ा दिए ताकि वो जर्मन अबदोस को तलाश करके उसे तबाह कर दें। दोनों जहाज 2-2 बम लाद कर आसमान पर उड़ गए। वो सीधे उस जगह पहुंचे जहां उनके अंदाजे के मुताबिक अमेरिकी अबदोस को होना चाहिए था। वैसे उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। समंदर में जिस मकाम पर पहुंचकर जर्मन बमबार जहाज़ों ने पहले 2 बम गिराए, ठीक उसी के नीचे अमेरिकी अबदोस सफ़र कर रही थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि वह समंदर में काफ़ी नीचे थी और बमों की जद से बाहर थी। दोनों बम बारी बारी अबदोस से काफ़ी बुलंदी पर समंदर में फटे तो अबदोस झकोले खाने लगी, क्योंकि बमों के फटने से समंदर में तूफान सा आ गया था। अबदोस का कप्तान भागकर कैबिन से बाहर आया। उसने अबदोस की रफ्तार तेज़ करा दी और उसे और ज़्यादा गहराई में उतार लिया। जर्मन बमबारों ने 4 बम फेंक दिए थे। अब वो समंदर के ऊपर चक्कर लगाकर अंदाज़ा कर रहे थे कि अबदोस फटी है कि नहीं। अगर अबदोस तबाह हो जाती तो उसका तेल समंदर के ऊपर आ जाना चाहिए था, मगर ऐसा ना हुआ। समंदर की सतह पर अबदोस का तेल न फैला। इसका मतलब ये था कि अबदोस अभी तक जिंदा है।
हवाई जहाज़ों के पायलट एक बार फिर वापस आ गए और बम लेकर वापस आ गए और धड़ाधड़ गिराने शुरू कर दिए। उन बमों से भी अबदोस का कोई नुकसान ना हो सका। जहाज़ वापस चले गए। उन्होंने रिपोर्ट दी कि अबदोस गर्क नहीं की जा सकती। उन्हें दोबारा ज़्यादा बम देकर वापस भेजा गया। ये बम उन्होंने बारी बारी समंदर में फेंक दिए, मगर अबदोस वहाँ से काफ़ी आगे निकल गई थी। अमेरिकी कप्तान अबदोस को बचाकर ले गया था। ये अबदोस समंदर में सफ़र करती रही और दुश्मन के जंगी जहाज़ों को तलाश करके तबाह करती रही। आखिर एक जगह समंदर से बाहर निकली। सामने एक अमेरिकी तेल बरदार जहाज़ था। उस जहाज़ से अबदोस ने तेल लेना था। अमेरिकी कप्तान ने थॉमस और एमिली को बहरी जहाज़ के हवाले कर दिया, क्योंकि वो जहाज़ अमेरिका जा रहा था। कप्तान ने वादा किया था कि वो थॉमस और एमिली को ज़रूर अमेरिका पहुंचा देगा। थॉमस और एमिली बड़े गर्मजोशी से अंबर को मिले और तेल बरदार जहाज़ पर सवार हो गए। अंबर अमेरिका नहीं जाना चाहता था, वो हिंदुस्तान जाना चाहता था, जहाँ वो अपने भाई नाग और बहन मारिया को तलाश करना चाहता था। अमेरिकी अबदोस ने यहाँ से होकर बहरे हिंद में जाना था, जहाँ उसका मिशन जापानी बहरी जहाज़ों को तबाह करना था। अबदोस समंदर से बाहर निकली हुई थी। एक पायलट अमेरिकी जहाज़ से निकलकर अबदोस के टैंक में तेल डाल रहा था। अंबर और अमेरिकी अबदोस का कप्तान अबदोस के अरशे पर खड़े थे। सामने अमेरिका का तेल बरदार जहाज़ का कप्तान भी खड़ा था। दोनों एक दूसरे से ज़रा ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। इतने में कि दूर किसी हवाई जहाज़ की गूंज सुनाई दी। यकीनन ये दुश्मन का जहाज़ था। इससे बड़ा खतरा अबदोस के लिए नहीं हो सकता था। कप्तान ने चिल्लाकर हुक्म दिया कि अबदोस नीचे उतार ली जाए। उसी वक्त तेल का पाइप खींच लिया गया। उसकी वजह से समंदर के ऊपर काफ़ी तेल फैल गया, जो बड़ी खतरनाक बात थी, क्योंकि दुश्मन का हवाई जहाज़ ऊपर से ये तेल का धब्बा देखकर अंदाज़ा लगा सकता था कि इसी जगह अबदोस समंदर में उतरी है। वो इर्द गिर्द के इलाके पर बम बरसाकर क़यामत बर्पा कर सकता था। तेल बरदार जहाज़ ने पाइप को समेटा और बड़ी तेज़ रफ्तारी से जनूब की तरफ चलना शुरू कर दिया। अबदोस भी समंदर में उतरने लगी, मगर दुश्मन का हवाई जहाज़ सर पर आ पहुंचा था। अब अबदोस का समंदर में उतरना खतरनाक था, क्योंकि समंदर के अंदर अबदोस बेबस थी और समंदर के ऊपर रहकर वो कम से कम हवाई जहाज़ पर गोलियां ज़रूर बरसा सकती थी। दुश्मन के जहाज़ ने गोता लगाया और अबदोस पर बम गिरा दिया। बम अबदोस के बिल्कुल करीब गिरा और उछलकर टेढ़ी हो गई। दूसरा बम अबदोस की दुम पर गिरा। धमाका हुआ और अबदोस की दुम कट गई और अबदोस ने डूबना शुरू कर दिया। तीसरा बम अबदोस के ऊपर गिरा, जिससे अबदोस के परखचे उड़ गए। अंबर और कप्तान ने समंदर में छलांगे लगा दी। इतने में 4 जर्मन जहाज़ और आ गए। उन्होंने तेल बरदार अमेरिकी जहाज़ पर बमबारी शुरू कर दी। उस जहाज़ के मल्लाहों को इतनी भी मोहलत न मिली कि वह समंदर में छलांगे लगा सकते। ऊपर तले जाने कितने बम सीधे बहरी जहाज़ के ऊपर आकर गिरे, फटे और तेल को आग लग गई। सारे का सारा जहाज़ बम बनकर एक धमाके के साथ फटा और आग का गोला बनकर समंदर में गर्क हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ समंदर की सतह पर ना कोई अबदोस थी और ना तेल बरदार जहाज़। कोई ऐसी कश्ती या तख्ता भी नजर नहीं आ रहा था जिस पर कोई मल्लाह बैठा हुआ हो। सिर्फ एक छोटी सी रबड़ की कश्ती थी, जिस पर अंबर और अबदोस का कप्तान जान बचाकर छुपे बैठे थे और कश्ती लहरों पर डोलती एक तरफ बढ़ती जा रही थी। जर्मन बमबारों ने शायद उस कश्ती को नहीं देखा था, क्योंकि अगर उनकी नज़र पड़ जाती तो वो गोलियां बरसाकर उन्हें ज़रूर ख़त्म कर देते। जर्मन जहाज़ अपना काम पूरा करके वापस चले गए। खुले वीरान समंदर पर अब सिर्फ अंबर और कप्तान रह गए थे। बमबारों का हमला इतना अचानक हुआ था कि उन्हें जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगानी पड़ गई थी। रबड़ की कश्ती जंगले के साथ लटकी हुई थी, जिसके छलांग लगाने से पहले कप्तान ने खींचकर समंदर में फेंक दिया था। उसकी उन्हें खास मशक थी। इस कश्ती में चंद एक छोटे टीन के गोल डब्बे थे। उन डब्बों में एक हफ्ते की 2 आदमियों के लिए खुराक मौजूद थी, यानी बिस्किट, तली हुई मछली और पानी। ये खुराक इतनी थी कि अगर एक आदमी चाहे तो उसे 2 दिन में ख़त्म कर सकता था, लेकिन हंगामी हालात में उस पर 2 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन गुजर बसर कर सकते थे। अभी तक कप्तान को अंबर की खुफिया ताकत का बिल्कुल इल्म नहीं था। वो उसे एक आम मिस्री आदमी समझता था और किसी वक्त उसे ये भी ख्याल आता कि ये क्या मुसीबत उसके गले लग गई है। उनकी कश्ती समंदर में बही जा रही थी। कप्तान ने जेब से कंपास निकाल कर अंदाज़ा लगाया कि वो शुमाल मगरिब की तरफ नहीं बल्कि मगरिब की तरफ जा रहा है। चूँकि उनके पास चप्पू नहीं थे, इसलिए वह समंदर की लहरों पर बेबस थे। जिधर समंदर की लहरें कश्ती को बाहर लिए जा रही थी, उधर को वो भी जाने पर मजबूर थे। अंबर ने पूछा, क्या इस तरफ कोई जजीरा वगैरह मौजूद है कप्तान? कप्तान ने कहा, इस इलाके में बहुत से जजीरे हैं, मगर यह है कि उन जजीरों में या तो आदमखोर रहते हैं और या जापानियों ने कब्जा कर रखा है। अंबर कहने लगा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हम किस किस्म के जजीरे पर उतरना पसंद करेंगे? कप्तान बोला, मैं आदमखोरों का निवाला नहीं बनना चाहता। अगर जापानी जजीरे पर जाकर उतरे तो कम से कम ये उम्मीद तो होगी कि हम बच जाएंगे, मगर आदमखोर तो हमें किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और भून कर खा जाएंगे। अंबर कहने लगा, ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है, खुदा जाने तकदीर हमें किस किस्म के जजीरे पर फेंक देती है। कप्तान ने झिंझिला कर कहा, कमबख्त, मैं अपना पिस्तौल भी नहीं उठा सका। अंबर ने कहा, हमला बड़ा अचानक था। कप्तान अफसोस के साथ बोला, अफसोस मेरी अबदोस का सारा हमला अबदोस के साथ ही गर्क हो गया। मैं उनमें से किसी एक की भी जान न बचा सका। काश मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा न रहता। अंबर ने उसे तसल्ली दी, कप्तान तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने अबदोस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, तकदीर में यही लिखा था। कश्ती को समंदर में सफ़र करते 2 रोज़ हो गए थे और बड़ी अक्लमंदी से खुराक का इस्तेमाल कर रहे थे। कप्तान का अंदाज़ा था कि अगर कश्ती की यही रफ्तार रही तो वो 4 रोज़ के बाद ज़मीन के साथ जा लगेंगे। अंबर ने पूछा, अगर हम जापानियों की कैद में चले गए तो क्या वहाँ से फ़रार होने का कोई रास्ता होगा?
فرار ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر اسی طرح سمندر میں بے یار و مددگار سفر کرنا ہوگا۔ میں تو باقی ساری زندگی قید کاٹ دوں گا، اس بک بک سے نجات مل جائے گی۔ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے، کشتی بہی جا رہی تھی، دوپہر گزر چکی تھی، سورج سمندر میں غروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شارک مچھلی نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی لمبی آری جیسی تھوتنی نکال کر امبر کو دیکھا اور کشتی پر حملہ کر دیا۔ کپتان نے گھبرا کر کہا، اگر اس نے ربڑ کی کشتی پھاڑ دی تو ہم سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ یہ کشتی ہمارا آخری سہارا ہے امبر، خدا کے لیے اسے بچاؤ اور شارک کو ہلاک کر دو۔ امبر کشتی میں جھک کر شارک کے حملے کا انتظار کرنے لگا۔ شارک ذرا آگے جا کر غضبناک ہو کر واپس مڑی۔ وہ بڑی تیزی سے واپس آ رہی تھی۔ وہ اپنی آری نما تھوتنی سے کشتی کو پھاڑ کر سمندر میں ڈبو دینا چاہتی تھی۔ کپتان کا رنگ پھک ہو گیا۔ اسے موت اپنے سامنے سمندر میں کھڑی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اگر کشتی ڈوب جاتی ہے تو ان دونوں کو بے کران سمندری موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ امبر بالکل تیار ہو گیا۔ کپتان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی انسان کھلے سمندر میں خونخوار شارک مچھلی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو ہی شارک کشتی کے قریب پہنچی تو امبر نے آگے بڑھ کر اسے تھوتنی سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور اسے ہوا میں 2-3 بار لہرا کر زور سے سمندر میں پٹک دیا۔ شارک کی تھوتنی ٹوٹ کر امبر کے ہاتھ میں رہ گئی تھی اور شارک خون میں نہا کر سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر امریکی کپتان ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک عام نوجوان کسی اتنی بڑی شارک مچھلی کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے۔ اس نے امبر کے بازوں اور ہاتھوں کو ٹٹول کر دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ امبر نے پوچھا۔ امریکی کپتان بولا، یہی جو کچھ میں نے دیکھا ہے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ اس وقت آسمان پر کالے کالے بادل آنے شروع ہو گئے تھے، ہوا چلنے لگی۔ کپتان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید طوفان آ رہا ہے۔ امبر نے کہا، بارش کا پانی ہمیں جمع کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے ابھی ہمیں کچھ روز اور سمندر میں سفر کرنا پڑے، ہمارا خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ کپتان خاموش رہا اور آسمان کو تکتا رہا۔ بادل گر گر آ رہے تھے، گھنگور گٹھا تھی جو آسمان پر پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر بادلوں میں بجلی چمکنے لگی، ہلکی ہلکی گرج سنائی دینے لگی۔ یہ بارش طوفان میں بھی بدل سکتی تھی۔ امبر نے پوچھا، ان سمندروں کے طوفانوں کے بارے میں تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے کپتان نے کہا، میں نے زیادہ تر زندگی سمندر کے نیچے سفر کرتے ہوئے گزاری ہے، پھر بھی میرا علم کہتا ہے کہ سمندر میں بڑے خوفناک طوفان آیا کرتے ہیں۔ بہرحال اب ہمیں یہ طوفان برداشت کرنا ہوگا۔ شام تک بارش ہو گئی اور ہواؤں نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ سمندر کی بڑی بڑی لہریں اٹھ کر کشتی کو ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ کپتان اور امبر کشتی کے ساتھ چمٹ گئے تھے۔ طوفان نے انہیں بے حال کر دیا تھا۔ ہوائیں چیخ رہی تھیں، ساری رات طوفان جاری رہا۔ صبح کی شام ہوئی تو طوفان غائب تھا۔ کپتان کا برا حال تھا، امبر ویسے ہی ہوشیار تھا۔ کمبخت طوفان نے برا حال کر دیا، کپتان نے سر اٹھا کر کہا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک سیاہ لکیر نظر آ رہی تھی، زمین۔ امبر نے بھی وہ لکیر دیکھی، ضرور کوئی جزیرہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ یہ جزیرہ کیسا تھا؟ وہاں کون لوگ آباد تھے؟ جاپانی آدم خور؟ کشتی کو سمندر کی لہریں جزیرے کی طرف بڑی تیزی سے بہائے لے جا رہی تھی۔ دوپہر کے بعد ان کی کشتی جزیرے کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ یہ جزیرہ بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ اس علاقے میں جزیرے ہوا کرتے ہیں، کنارے کنارے ریت تھی۔ ذرا آگے جا کر درختوں کے جھنڈ شروع ہوتے تھے جو جنگل میں جا کر گھل مل گئے تھے۔ وہ کچھ دیر ریت پر لیٹے آرام کرتے رہے۔ امبر کی صحت ویسی تھی مگر امریکی کپتان کمزور ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر ریت پر لیٹا رہا، پھر اٹھ کر بولا، ناریل کھانے چاہیے۔ امبر جلدی سے جا کر کچھ ناریل توڑ کر لے آیا۔ کپتان نے ناریل کھا کر ان کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جزیرہ بے آباد ہے کہ نہیں۔ امبر نے کہا، ہمیں کسی جگہ چھپ کر جگہ بنانی چاہیے تاکہ اگر اس جزیرے پر آدم خور یا جاپانی آباد ہو تو ان سے بچا جا سکے۔ ٹھیک خیال ہے۔ انہوں نے کنارے کے سامنے جنگل میں پتے اور جھاڑیاں ڈال کر پوشیدہ جگہ بنا لی۔ کچھ دیر وہاں آرام کیا اور پھر سوچا کہ جزیرے کا چکر لگا کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں کوئی آباد بھی ہے کہ نہیں۔ دونوں جزیرے کے کنارے کنارے روانہ ہو گئے۔ یہ جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ بہت جلد انہوں نے جزیرے کا چکر لگا لیا، جنگل میں بھی گھوم پھر کر دیکھا، وہاں آبادی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ یہ جزیرہ تو بالکل ہی ویران ہے، کپتان نے کہا۔ امبر بولا، تعجب کی بات ہے، اتنا سرسبز اور ناریل کے درختوں سے بھرا ہوا جزیرہ کبھی ویران نہیں ہوا کرتا۔ ویران جزیرے تو وہ ہوتے ہیں جہاں سوائے ریتلی چٹانوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ کپتان بولا، ایسے جزیرے اس علاقے میں بہت ہیں، انسان آخر کہاں کہاں آباد ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہاں کب تک پڑے رہیں گے؟ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ کاش چھوٹا وائرلیس سیٹ ہی میرے پاس ہوتا، میں اپنے بحری جہازوں سے ملاپ کر کے انہیں اپنی مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ امبر مسکرایا۔ کپتان، تم بڑے دلچسپ آدمی ہو، بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے نکل سکیں، ابھی ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد امبر نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ جزیرہ بے آباد ہے، یہاں کوئی نہ کوئی لوگ ضرور رہتے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ لوگ یہاں نہیں ہیں۔ تو پھر کہاں چلے گئے ہیں وہ لوگ؟ امبر نے کہا، ہو سکتا ہے یہاں سے آگے کچھ فاصلے پر کوئی دوسرا جزیرہ ہو اور یہاں کے لوگ وہاں چلے گئے ہوں۔ کپتان بولا، لیکن ان لوگوں کی جھونپڑیاں وغیرہ تو یہاں ہونی چاہیے، یہ کیا وہ لوگ جھونپڑیاں بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں؟ امبر خاموش رہا۔ شام ہو گئی تھی۔ انہوں نے جنگل میں گھوم پھر کر کچھ پھل تلاش کر لیے جو میٹھے تھے اور لذیذ بھی۔ پانی وہ ناریل کو توڑ کر حاصل کر لیتے تھے۔ رات کو وہ سو گئے۔ دن چڑھا تو انہیں بحری جہاز کے سائرن کی آواز سنائی دی۔
कप्तान चौंक कर उठा और बोला, बहरी जहाज आ रहा है। अंबर ने कहा, घबराना नहीं भाई, क्या खबर ये दुश्मन का जहाज हो। दोनों अपनी कमी गाह से निकलकर छुपते छुपाते झाड़ियों के अकब में आ गए और पत्ते हटाकर समंदर की तरफ तकने लगे। वो हैरान रह गए। समंदर में साहिल से थोड़ी फासले पर एक छोटा सा जंगी जहाज खड़ा था जिस पर जापान का झंडा लहरा रहा था। ये तो जापानी है, कप्तान ने सहम कर कहा। बदबख्त ये कहाँ आ गए, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने कहा, हौसला रखो कप्तान, तुम तो कहते थे कि मैं जापानियों की कैद में जाना पसंद करूंगा। कप्तान ने आह भरकर कहा, ये कम वक्त यहाँ कैद नहीं करेंगे, ये ज़रूर गोली से उड़ा देंगे। वो लोग कश्ती में आ रहे हैं। एक कश्ती जहाज से अलग होकर समंदर में किनारे की तरफ आ रही थी। उसमें 4-5 जापानी सिपाही सवार थे। उनके बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा था। कप्तान ने कहा, ये लोग जजीरे पर कब्जा करने नहीं आ रहे। अगर कब्जा करने का ख्याल होता तो जहाज़ की सारी फौज कश्तियों में सवार होकर यहाँ आती, बल्कि पहले इस जजीरे पर बमबारी की जाती। मालूम होता है ये किसी खास काम के लिए आ रहे हैं। अंबर ने पूछा, काम? क्या खास काम हो सकता है? कप्तान ने कहा, खुदा ही जाने क्या हो सकता है, अभी पता चल जाएगा। अंबर ने कहा, यह कश्ती में संदूक कैसा ला रहे हैं? कश्ती समंदर के किनारे रेत पर आकर रुक गई। जापानी कश्ती में से उतरकर साहिल पर आ गए। अब उन्होंने संदूक को भी रेत पर रख लिया। एक जापानी अफसर बाकी जापानियों को हुक्म दे रहा था। उसने हाथ से जंगल की एक खास सिमत इशारा किया और अपनी ज़ुबान में कुछ कहा। उसकी आवाज़ मध्यम थी, वरना अंबर जापानी ज़ुबान समझ लेता था। जापानी सिपाहियों ने संदूक कंधों पर उठाया और जंगल में दाखिल हो गए। कप्तान बोला, ये लोग सिर्फ संदूक को किसी जगह रखने आए हैं। ज़रूर इस संदूक में कोई ख़ास राज है, जैसे ये लोग इस गुमनाम जजीरे में दफन करना चाहते हैं। अंबर ने कहा, बहरहाल हमें उनके जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी देर तक जापानी जंगल में रहे, फिर वो बाहर निकलते दिखाई दिए। वो पसीने में तर थे। साफ लगता था कि उन्होंने ज़मीन खोदकर संदूक को दफन किया है। वो समंदर में ठहरी हुई कश्ती में आकर सवार हो गए और कश्ती ने जहाज़ की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में कश्ती जहाज़ के साथ जा लगी। उसे सवारियों समेत ऊपर जहाज़ पर उठा लिया गया। अब जहाज़ ने आखिरी विसल दिया और वापस रवाना हो गया। जब तक जहाज़ नज़र आता रहा, अंबर और कप्तान झाड़ियों में छुपे रहे, क्योंकि जहाज़ पर जापानी दूरबीन से ज़रूर देख रहे होंगे कि जजीरे पर कोई शख्स मौजूद तो नहीं। जापानी जहाज़ जब नज़रों से गायब हो गया तो अंबर और कप्तान लपक कर झाड़ियों से बाहर निकले और उधर को चल दिए जिधर जापानी जंगल में दाखिल हो रहे थे। चलते चलते वो काफ़ी आगे निकल आए। किसी जगह कोई ऐसे आसार ना मिले कि जगह खोदी गई हो। कप्तान ने कहा, ये लोग खुदी हुई जगह को झाड़ियों से बड़ी अच्छी तरह ढांप गए होंगे। हमें बड़ी मेहनत से वो जगह तलाश करनी होगी। अंबर बोला, बाईं तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है वो लोग उतर गए थे। वो जंगल में बाईं तरफ मुड़ गए। यहाँ ऐसे दरख्तों की भरमार थी जिनकी शाखें लंबे लंबे कांटों से भरी हुई थी। अचानक एक जगह से फुनकार की आवाज़ सुनाई दी। कप्तान ने एक तरफ उछलते हुए कहा, सांप। मगर उसके उछलते उछलते जजीरे के बेहद जहरीले सांप ने कप्तान की टांग पर डस दिया था। कप्तान टांग पकड़कर बैठ गया। अंबर ने सांप को तो कुछ नहीं कहा, मगर वो कप्तान की तरफ लग पा। कप्तान का सांप के जहर से बुरा हाल होने लगा था। रंग सब्ज हो रहा था, आंखें मुर्दा होने लगी थी। अंबर ने फौरन नाग का याद कराया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र का ये असर हुआ कि सांप झाड़ियों में छुपा हुआ था, वो वहाँ से फौरन बाहर निकल आया। बेचैन होकर बल खाता कप्तान की टांग के पास आकर झुक गया। अंबर ने मंत्र तेज कर दिया। सांप ने झुककर कप्तान की टांग से मुंह लगाया और जहर चूसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने सारा जहर चूस लिया और खामोशी से अंबर के आगे सर झुकाकर सलाम करके वापस चला गया। थोड़ी देर में कप्तान उठकर बैठ गया। वो अब और ज़्यादा हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स किस किस्म की ताकत रखता है। समंदर में उसने इतनी ताकतवर शार्क मछली को उल्टा कर रख दिया और अब सांप को मजबूर कर दिया कि वो जहर को वापस चूस ले। उसने कुछ कहना चाहा। अंबर ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, अभी हमें जापानियों का संदूक तलाश करना है। उन्होंने संदूक की तलाश फिर शुरू कर दी। एक जगह झाड़ियों में घास पर अंबर को ताज़ा खुदी हुई मट्टी नजर आई। यहाँ दफन है वो संदूक, मट्टी ताज़ा है। वो ज़मीन पर झुक गए। उन्होंने हाथ से घास पर हटाई तो नीचे से मट्टी निकल आई। उन्होंने मट्टी खोदना शुरू कर दी। मट्टी खोदते खोदते वो थक गए। थोड़ी देर तक आराम करने के बाद मट्टी की खुदाई फिर शुरू कर दी। जब काफ़ी मट्टी खुद गई तो नीचे से वही संदूक निकल आया जो जापानी कश्ती में रखकर अपने साथ जजीरे पर लाए थे। संदूक काफ़ी वजनी था। कप्तान ने कहा, इसे बाहर निकलने के बजाय इस जगह खोल कर देखा जाए कि इसमें है क्या। उन्होंने ढक्कन खोल कर अलग कर दिया तो नीचे संदूक में टीन की गोल गोल 6-7 नालियाँ रखी थी। उन्हें उठाया गया तो उसके नीचे सोने की ईंटें एक दूसरे के ऊपर सलीके से लगाई गई थी। सोना देखकर आंखें चकाचौंध हो गईं। अंबर ने कहा, जापानी अपना खजाना यहाँ छुपा कर रख गए हैं। कप्तान ने टीन की नाली खोलकर देखा। अंदर नीले रंग का मोमी कागज़ लिपटा हुआ था। उसे खोला गया तो वो किसी आबदोज का नक्शा था। दूसरी नाली में किसी कारखाने का नक्शा था। इसी तरह बाकी सारी नालियों में भी इसी किस्म के खुफिया नक्शे थे। अब उन्होंने सोने की ईंटों को परखना शुरू कर दिया। खालिस सोना है मिस्टर अंबर। अंबर ने एक ईंट उठाकर उसे अपने हाथ में लेकर परखा और जांचा, तोला और मुस्कुराकर बोला, तुम ठीक कहते हो, खालिस सोना है, मगर सवाल यह है कि ये लोग इसे यहाँ क्यों दफन कर गए हैं। कप्तान ने कहा, किसी करीबी जजीरे पर उन्होंने ये सोना रखा होगा। ज़रूर वहाँ पर अमरीकी हमले का खतरा होगा, बस ये लोग उसे उठाकर यहाँ ले आए कि यहाँ महफूज रहेगा।
یہی خیال غالب لگتا ہے، مگر ہمارے لیے تو یہ سونا بیکار ہے کپتان۔ کاش اس کی جگہ ڈبل روٹیاں صندوق میں بھری ہوتی۔ کپتان کی آنکھوں میں دولت کی چمک آ گئی تھی۔ اس نے اینٹ کو چھو کر کہا، ڈبل روٹی کو لے کر ہم کیا کرتے؟ زیادہ سے زیادہ 2 دن زندہ رہ سکتے تھے، مگر اتنا سونا تو ہم ساری زندگی میں کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں آ گئے۔ امبر نے کہا، مگر ہم اس سونے کو کیا کریں گے؟ کپتان نے کہا، ہم اسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے اور پھر اسے لے کر یہاں سے نکل جائیں گے اور امریکہ جا کر کروڑپتی بن کر زندگی بسر کریں گے۔ ہمارے بے شمار کارخانے ہوں گے، ہماری لمبی لمبی کاریں ہوں گی، ہمارے بچے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر اسکول پڑھنے جایا کریں گے۔ امبر نے ہنس کر کہا، مگر کپتان صاحب، یہ سونے کی اینٹیں یہاں سے ہم لے جائیں گے کیسے؟ کپتان نے کہا، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس خزانے کو یہاں سے نکال کر جزیرے میں کسی دوسری جگہ دفن کر دیں، تاکہ بعد میں جب ہم یہاں سے جانے لگے تو نکال کر لے جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ روز بعد جاپانی یہاں آئے اور اپنا خزانہ نکال کر لے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ امبر نے کہا، اچھا خیال ہے، مگر میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ سونا مصیبت کی جڑ ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اتنی دولت کو جاپانیوں کے حوالے کر دیں؟ امبر مولا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی صندوق کو اسی جگہ رہنے دینا چاہیے۔ تم احمق ہو، قسمت نے ہمارے دن پھیرے ہیں تو ہم اتنے بیوقوف نہیں کہ دولت کو ٹھکرا دیں۔ امبر نے کہا، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جہاں دولت آئی وہاں تباہی بھی ساتھ ہی آئی۔ کپتان ہنس دیا، تم بزدل ہو، تم سونا نہ لے جاؤ، مگر میں ہر حالت میں سے یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کروں گا، بلکہ اپنی جان بھی لڑا دوں گا، مگر اس سونے کی کان کو جاپانیوں کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ امبر سمجھ گیا کہ سونے کی چمک نے امریکی کپتان کا دماغ الٹا کر رکھ دیا ہے۔ وہ دولت کی ہوس میں آ گیا ہے، اسے اس لالچ سے اب کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ کپتان نے سونے کی اینٹیں باہر نکالنے شروع کر دیں۔ امبر نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، ہمیں سونے کی اینٹیں الگ دفن نہیں کرنی چاہیے، یہ صندوق ہی نکال کر لے جانا چاہیے، مگر صندوق بڑا وزنی ہے، تم ایک طرف ہٹ جاؤ۔ کپتان پرے ہٹ گیا۔ امبر نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر صندوق کو بڑے آرام سے گڑھے میں سے باہر نکال لیا۔ اب بتاؤ اسے کہاں لے جا کر رکھنا ہے؟ سمندر کے کنارے جہاں ہم نے پناہ گاہ بنا رکھی ہے، میرا خیال ہے وہ جگہ ٹھیک رہے گی۔ امبر نے صندوق سر پر اٹھا لیا جیسے وہ بڑا ہلکا پھلکا ہو۔ صندوق لے کر وہ دونوں اس جگہ گئے جہاں انہوں نے اپنی کمی گاہ بنا رکھی تھی۔ یہاں انہوں نے زمین کھودنی شروع کر دی، گڑھا کھود کر اس میں صندوق دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کر گھاس اور پتے بکھیر دیے۔ دوسرے روز آسمان پر بادل گھر آئے اور بارش ہونے لگی۔ کپتان نے ایک جگہ سے کچھ پودے اکھاڑے اور جہاں صندوق دفن کیا تھا وہاں بو دیے۔ 2-1 روز میں یہاں پودے اگائیں گے، پھر تو جاپانیوں کو کبھی خیال نہیں آئے گا کہ یہاں زمین کھودی گئی ہے۔ جزیرے پر رہتے ہوئے انہیں 6واں روز گزر گیا۔ ناریل اور جنگلی پھلوں پر ہی گزارا ہو رہا تھا، کسی طرف سے کوئی جہاز نہیں نظر آیا تھا۔ 8ویں روز دن چڑھے، امبر اور کپتان پھل کھا کر ناریل کا پانی پی رہے تھے کہ دور سے جہاز کے بھمبو کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک پڑے، انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا، دور ایک جہاز جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کوئی جہاز آ رہا ہے، خدا کرے یہ امریکی جہاز ہو۔ کپتان نے کہا، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ امبر نے دور سمندر میں غور سے دیکھا، پھر وہ تشویش سے بولا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جاپانی جہاز ہے۔ او نہیں، کپتان نے گھبرا کر کہا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، جہاز جاپانی ہی تھا، اور سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہی جاپانی جہاز تھا جو 6-7 روز پہلے جزیرے پر سونے کا صندوق دفن کر کے گیا تھا۔ او خدایا، کپتان نے چلا کر کہا، یہ تو وہی جاپانی جہاز ہے۔ ہاں وہی جہاز ہے، یہ کیا لینے آیا ہے یہاں؟ امبر بھی حیران ہو رہا تھا۔ کپتان کا تو پریشانی کے مارے برا حال تھا، مگر اس نے بہت جلد پریشانی پر قابو پا لیا اور چھپ کر جہاز کو جزیرے کی طرف آتا دیکھنے لگا۔ امبر بھی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ جہاز آہستہ آہستہ جزیرے سے کچھ دیر آ کر سمندر میں رک گیا۔ وہاں لنگر ڈال دیا گیا کیونکہ جزیرے کے ساحل پر پانی کم گہرا تھا، جہاز وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی دن کی طرح جہاز میں سے ایک کشتی سمندر میں اتاری گئی۔ اس کشتی میں جاپانی سوار تھے، انہوں نے مشین گنیں کاندھوں پر لٹکا رکھی تھیں۔ امبر اور کپتان خاموشی سے منظر دیکھ رہے تھے۔ کپتان زیادہ پریشان تھا کیونکہ اب اس کے سونے کا سوال تھا۔ سونے نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا تھا، بلکہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جاپانی کشتی لے کر کنارے پر اتر گئے۔ کشتی انہوں نے ریت پر کھینچ لی۔ جہاز کے ڈیک پر جنگلے کے ساتھ لگے کچھ جاپانی سپاہی یا شاید افسر دوربینیں آنکھوں پر لگائے ان لوگوں کو جزیرے پر اترتے دیکھ رہے تھے۔ جاپانی سپاہیوں نے ریت پر کھڑے ہو کر جزیرے پر چاروں طرف ایک نظر ڈالی، پھر ان کے افسر نے جنگل کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جنگل میں چلو۔ وہ اسی طرف جنگل میں داخل ہوئے جہاں وہ پہلے خزانہ دفن کر کے گئے تھے۔ کیا یہ لوگ خزانہ واپس لینے آئے ہیں؟ کپتان نے پوچھا۔ امبر نے کہا، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں خزانہ ہوگا تو لے جائیں گے نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جاپانی جنگل میں چلے گئے تھے، ان کا افسر آگے آگے تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں انہوں نے خزانہ دفن کیا تھا تو یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں زمین کھدی ہوئی تھی، مٹی ادھر ادھر پڑی ہے اور گڑھا صندوق سے بالکل خالی ہے۔ جاپانی افسر نے جیب سے پستول نکال کر ہوا میں فائر کر دیا اور چیخ کر کہا، جزیرے کو گھیرے میں لے لو، دشمن خزانہ لے کر اڑ گیا ہے، مگر وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ فائر کی آواز امبر اور کپتان نے بھی سنی اور جہاز پر جاپانیوں نے بھی سنی۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ خطرے کا سگنل ہے۔ دوسری طرف اس فائر کی آواز کا اثر جاپانی جہاز پر بہت زیادہ ہوا۔ وہاں سے اوپر تلے 6-7 فائر ہوئے اور پھر جاپانی سپاہی ایک کشتی میں بیٹھ کر تیزی سے جزیرے کے کنارے پر اتر گئے اور انہوں نے زمین پر لیٹ کر مورچے سنبھال لیے، جیسے کوئی خطرناک دشمن جزیرے میں گھس گیا ہو۔
जहाज से मुसलसल गोलियां चलाई जा रही थी। उन मोर्चा बंद जापानियों ने भी गोलियों का मींह बरसा दिया। वो हवा में फायर कर रहे थे, गोया किसी ख्याली दुश्मन को डरा रहे थे। इतने में जंगल में से जापानियों की टोली भी भागकर बाहर आ गई। जापानी अफसर ने वायरलेस पर जहाज के कप्तान को बता दिया कि खजाना चोरी हो गया है। जहाज का कप्तान भी परेशान होकर जजीरे पर आ गया। उन्हें यकीन था कि जिस शख्स ने खजाना चोरी किया है वह जजीरे पर मौजूद है। एक ने कहा, सर हो सकता है डाकू बाद में आए और खजाना उठाकर ले गए हों। खामोश, जापानी अफसर चिल्लाया, यहाँ कभी डाकू नहीं आते, और फिर उन्हें हमारे खुफिया ठिकाने का इल्म कैसे हो गया? ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो हमें खजाना ज़मीन में उतारते देख रहा था। जहाज पर सारे 70-80 सिपाही थे। उन सारे जापानी सिपाहियों को जजीरे पर छोड़ दिया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि खजाने के चोर जजीरे पर ही हैं, उन्हें हर हालत में तलाश किया जाएगा। सिपाही मशीन गनें लेकर सारे जजीरे पर फैल गए। जहाज का कप्तान और दूसरे 2 अफसर पिस्तौल हाथ में लिए बेचैनी से साले समंदर पर टहल रहे थे और वायरलेस पर पीछे खुदा जाने किससे बातें करते चले जा रहे थे। अमरीकी कप्तान को फिक्र हुआ कि जजीरे में साहिल के पास ही छुपे हैं, कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। उसने अंबर से अपने डर और ख़तरे का इजहार किया तो अंबर बोला, अब हम यहाँ से निकलकर किसी दूसरी जगह गए तो पकड़े जाएंगे। हमें इसी जगह रहना होगा। खुदा से दुआ करो कि जापानियों की नज़र इधर ना पड़ जाए। वैसे हम उनके इतने करीब और साहिल के पास ही हैं कि उन्हें शक नहीं पड़ सकता। खुदा करे ऐसा ही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी सोने की ईंटें हमें मुसीबत में फंसा देंगी। मैं ना कहता था कि इस खजाने पर लानत भेजो और इसी जगह रहने दो। अब अपने किए की सजा भुगतो, मेरा क्या है? अमरीकी कप्तान बोला, क्यों, तुम्हारा क्या है? वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अंबर मुस्कुराया, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि मुझे गोली मार देंगे। ठीक है, बेशक गोली मार दे, मैं तैयार हूँ। वो सरगोशियों में बातें कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ फैली हुई थी, घने दरख्त भी थे। समंदर बिल्कुल ही करीब था और लहरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों झाड़ियों में से जापानी अफसरों को देख रहे थे। उन्होंने समंदर के किनारे रेत पर कैंप लगा लिया था और उसके साए में दोनों जापानी अफसर कुर्सियों पर बैठे वायरलेस पर किसी से बातें कर रहे थे। जहाज समंदर में खामोश खड़ा था। साहिल पर 4 कश्तियां बड़ी थी। जापानी सिपाही जंगल में डाकुओं को तलाश कर रहे थे। उनके शोर मचाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। जापानियों ने सारा जजीरा खंगाल डाला, मगर डाकू कहीं भी दिखाई न दिए। जापानी कप्तान के लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी कि जापान का शाही खजाना और शाही फौज के अहम राज चोरी हो जाएं। उसने रात को सीने में तलवार घोंपकर खुदकुशी कर ली। जजीरे पर अब एक जापानी कर्नल और 70-80 सिपाही और एक जहाज का नायब कप्तान रह गया। ये सब कुछ रातों रात हो गया था। सुबह अंबर उठकर झाड़ियों में से निकलकर बाहर जरा दूर गिरे पड़े नारियल उठाने गया तो उसने 2 जापानियों को बातें करते हुए सुना। वो एक दूसरे से अपने अफसर की खुदकुशी के बारे में अफसोस का इजहार कर रहे थे। अंबर ने जल्दी जल्दी 6-7 नारियल झोली में डाले और वापस आ गया। उसने अमरीकी कप्तान को सारा वाकया सुनाया। उसने कहा, ये हो सकता है जापान की नई कंपनी यहाँ आ जाए। उन लोगों को अभी तक यकीन है कि खजाना चुराने वाले इसी जजीरे पर मौजूद हैं। अंबर सर खुजाकर कहने लगा, कमबख्त, इन लोगों ने तो यहाँ छावनी डाल ली है। हमारा बाहर निकलना बंद हो गया है। आखिर कब तक हम इस खो में छुपे बैठे रहेंगे? अमरीकी ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनकी कोई कश्ती लेकर यहाँ से फरार हो जाएं? अंबर ने कहा, हो तो सकता है, लेकिन ये लोग पीछा करके कश्ती गर्क कर देंगे। इनके पास वायरलेस है जिससे ये पीछे इतला करके हमारी कश्ती पर समंदर में बमबारी करवा सकते हैं। हम कश्ती लेकर भागे तो ये समझ आएंगे कि डाकू ही भाग गए हैं। ये तो ठीक है, मगर हमारा अब क्या होगा? क्या इस तरह इस खो वाली झाड़ियों में पड़े पड़े सूख जाएंगे या यहाँ से कभी निकलना भी नसीब होगा? पहले कम से कम इस जजीरे की सैर तो कर लिया करते थे। अंबर ने कहा, यह मुसीबत तुमने खुद खरीदी है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि खजाने को हाथ मत लगाओ, इसे वहीं रहने दो, मगर तुम न माने। अगर खजाना वहीं रहता तो जापानी आकर उसे ले जाते या देखकर वापस चले जाते। अब तो वो इस जजीरे से उसी वक्त जाएंगे जब चोर यानी हमें पकड़ लेंगे और या किसी तरह उन्हें यकीन हो जाए कि डाकू इस जजीरे पर नहीं है। अमरीकी कप्तान सर्द आह भरकर दोहरा होकर झाड़ियों में लेट गया। शाम हो रही थी, समंदर सूरज में डूब रहा था। अचानक एक सिपाही झाड़ियों में घूमने फिरते उस तरफ आ निकला जिधर अंबर और अमरीकी छुपे हुए थे। या तो ये जापानी सिपाही बड़ा बेवकूफ़ था या बड़ा चालाक था और उसे शक पड़ गया था कि झाड़ियों में ज़रूर कोई शय छुपी हुई है। वो फूंक फूंक कर कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले उस सिपाही पर अंबर की नज़र पड़ी। उसने अमरीकी को खबरदार किया तो वो घबरा गया। उसने अंबर से सरगोशी की, ये तो सीधा चला आ रहा है सूअर की तरह, अब क्या होगा? अंबर ने कप्तान को खामोश रहने का इशारा किया। अंबर ने साहिल समंदर की तरफ देखा। जापानी अफसर खैमे के अंदर चले गए थे, शायद शाम का खाना खा रहे थे। 2 सिपाही दूर समंदर के किनारे जहाज की तरफ मुंह किए पहरा दे रहे थे। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। जहां जापानी सिपाहियों ने मोर्चा बना रखा था वहां भी सिपाही नहीं थे, शायद दूसरे खैमे में चाय वगैरह पी रहे थे। अंबर ने दिल में एक फैसला कर लिया। जापानी सिपाही बराबर राइफल की संगीन से झाड़ियों को परे हटाता आगे बढ़ रहा था। अब वो उनके बहुत करीब आ गया था। सिपाही करीब से आकर 2 कदम आगे होकर खड़ा हो गया और मुंह उठाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। शायद उसने कोई सरगोशी सुन ली थी या वो इंसानों की मौजूदगी महसूस कर रहा था। बस ये सबसे खतरनाक वक्त था जब अंबर ने एक फैसला किया और पीछे से उछलकर जापानी सिपाही को गर्दन से दबोचा और झाड़ियों में गिरा लिया। ये सब कुछ पलक झपकने में हो गया। अमरीकी कप्तान भी हैरान सा होकर रह गया कि अंबर ने ये क्या कर दिखाया। जापानी सिपाही अंबर के पंजे में फड़फड़ा रहा था, मगर उसका अंबर के लोहे जैसे शिकंजे से निकल जाना नामुमकिन बात थी।
अंबर ने जापानी सिपाही की गर्दन दबा रखी थी। वो फड़का, तड़पा और फिर ठंडा हो गया। अंबर को जब यकीन हो गया कि अब जापानी सिपाही में जान बाकी नहीं रही तो उसने उसे छोड़ दिया। अमेरिकी ने कहा, तुमने कमांडर्स को भी मात कर दिया, अब इसकी लाश का क्या होगा? अंबर ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ा, अब लाश का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अमेरिकी बोला, क्या तुमने अपनी जान बचाने के लिए नहीं किया? आखिर तुम भी तो मेरी तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो, तुम्हारी जान को भी तो खतरा है। अंबर कहने लगा, कप्तान साहब, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या जापानी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? अंबर ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। अब इन बातों को छोड़ो और ये देखो कि इसका कोई साथी तो इसकी तलाश में इधर नहीं आ रहा। अमेरिकी ने झाड़ियों में से जजीरे की जानिब देखा, वहाँ कोई नहीं था। नहीं, इधर कोई नहीं आ रहा। अंबर ने कहा, बहरहाल बहुत जल्द उन्हें पता चल जाएगा कि जापानी सिपाही कम है, फिर वो इसकी तलाश में भी निकलेंगे। मैं मजबूर था, ऐसा करना पड़ा। उन्होंने जापानी सिपाही की लाश को झाड़ियों में छुपाकर ऊपर घास फूस डाल दिया। रात हो गई, किसी को मालूम न हो सका कि सिपाही कम है। आधी रात को अंबर ने अमेरिकी से कहा, तुम यहाँ चौकस होकर बैठना, मैं उस जापानी की लाश को यहाँ से दूर समंदर में फेंकने जा रहा हूँ। जब से वो लाश पानी पर तैरती मिलेगी तो ये यही समझेंगे कि तैरते हुए समंदर में डूब गया है। अमेरिकी ने कहा, ज़रा खबरदार होकर जाना भाई। मैं खबरदार होकर ही जाऊँगा, हाँ तुम होशियार होकर बैठना। ये कहकर अंबर ने जापानी सिपाही की लाश कंधे पर डाली और अंधेरे में झाड़ियों में से निकलकर समंदर की तरफ चल दिया। वो झुक झुक कर अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रहा था। लाश का बोझ तो उसे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। वो काफ़ी दूर निकल गया, वहाँ कुछ चट्टानें थीं। अंबर ने बड़े इत्मीनान से जापानी की लाश को चट्टानों के बीच में समंदर में गिरा दिया और वापस रवाना हो गया। अभी वो आधे रास्ते में था कि अचानक किसी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली। अंबर ने मुड़कर एक घोंसा मारा। वो जापानी सिपाही था। उसने सीटी बजा दी। अंबर उसकी तरफ लपका। जापानी ने मशीन गन की फायरिंग शुरू कर दी। अंबर नीचे झुक गया। वहां शोर मच गया। एकदम से कितने सिपाही वहां से निकल आए और उन्होंने अंबर को घेरे में ले लिया और मशीन गनों का रुख उसकी तरफ कर दिया। ले चलो, इस खजाने का डाकू है ये, उन्होंने जापानी जुबान में एक दूसरे से कहा। अंबर समझ गया। उसने सोचा कि अमेरिकी कप्तान की जान इसी तरह बच सकती है कि अपने आप को जापानियों के हवाले कर दे। इस तरह ये जापानी जजीरे में डाकुओं की तलाश में काम छोड़ देंगे और अमेरिकी कप्तान की जान बच जाएगी। बस अंबर ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। जापानी उसे लेकर अपने कमांडोज के पास आ गए। कमांडो खुश हुआ कि आखिर खजाने का चोर पकड़ा गया। उन्होंने अंबर को रस्सियों में जकड़कर कश्ती में डाला और जहाज में लाकर एक कैबिन में बंद कर दिया। अब उससे पूछगिछ शुरू हो गई कि बताओ खजाना तुमने कहाँ छुपा रखा है। ये पूछगिछ जापानी कमांडर जो कर्नल था कर रहा था। उसके साथ एक जापानी नेवी का अफसर भी था। अंबर ने कहा, मेरे साथी खजाना लेकर यहाँ से फरार हो गए हैं और मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। वो तुम्हें यहाँ किस लिए छोड़ गए हैं? उन्हें खतरा था कि मैं लोगों को बता दूंगा। तुम्हारे साथी कौन थे? तुम कहाँ से आए थे? अंबर ने यहाँ भी एक कहानी बना ली। बोला, हम बहरी डाकू हैं। हमारा कप्तान हांगकांग का रहने वाला है। उसका नाम मियांग बन है। डाकू मुख्तलिफ मुल्कों के रहने वाले हैं। मैं मिस्र का रहने वाला हूँ और दौलत कमाने के लालच में डाकुओं के साथ शामिल हो गया था। अफसोस, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे यहाँ छोड़ गए। जापानी कमांडर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि खजाना इस जजीरे के जंगल में दबा हुआ है? अंबर ने कहा, जिस वक्त आप लोग खजाना लेकर जजीरे पर उतरे उस वक्त हम लोग जजीरे के दूसरे किनारे पर आराम कर रहे थे। जहाज़ की आवाज़ सुनकर हमने आपका पीछा किया और हमें पता चल गया कि आप लोग ज़मीन में कोई संदूक दबा रहे हैं। बस जिस वक्त आप लोग वापस गए, हमारे कप्तान ने फ़ौरन खजाना ज़मीन में से निकालकर अपने जहाज़ पर लादा और मुझे यहाँ छोड़कर 9-11 हो गया। कहानी बड़ी पक्की थी। जापानियों को यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन जापानी कमांडर भी बड़ा चालाक था। उसने करीब आकर अचानक अंबर के मुंह पर जोर से मुक्का मारा। अगर किसी दूसरे इंसान के मुंह पर ऐसा जोर से मुक्का मारा जाता तो उसके अगले दांत जरूर बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ते, मगर अंबर पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा जापानी कमांडर का हाथ दर्द करने लगा और वो उसे बार बार बगल में दबाकर सहलाने लगा और हैरानी से अंबर की तरफ तकने लगा कि इस शख्स का मुंह पत्थर का बना है। जापानी कमांडर ने कोई खास ख्याल न किया, यही सोचा कि अंबर की मुंह की हड्डी सख्त है। वो अंबर के कंधे पर जोर से पिस्तौल का दस्ता मारकर बोला, तुमने अब तक हमें जो कुछ बताया वो सब झूठ है। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि सीधे सीधे बता दो कि तुमने संदूक ज़मीन में से निकालकर किस जगह दफन किया है और तुम कहाँ से इस जजीरे पर आए हो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें वो अज़ियत देंगे कि तुम अपने आप बक पड़ोगे। अंबर ने कहा, मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा है। खजाने का संदूक बहरी डाकू अपने साथ ले गए हैं। जापानी कमांडो चीखा, कमीने, हमने सारा पता कर लिया। इस जजीरे के इर्द गिर्द मीलों तक इस वक्त कोई बहरी जहाज नहीं खड़ा था। हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं। तुम क्या समझते हो हम वैसे ही खजाना दफन करने आ गए थे? मैं तुम्हें सुबह तक की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने सुबह सच्ची बात ना बताई तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अंबर खामोश होकर बैठ गया। उधर अमेरिकी का बुरा हाल हो रहा था। उसने गोलियां चलने और जापानियों के शोर मचाने की आवाज़ें सुनी तो समझ गया कि अंबर पकड़ा गया है। फिर उसने सितारों की हल्की रोशनी में अंबर को देखा कि जापानी उसे कश्ती में बिठाकर जहाज़ की तरफ ले जा रहे थे। अब उसे एक ही डर था कि वो कहीं जापानियों की मारपीट से घबराकर सच सच न बता दे, फिर तो अमेरिकी की खैर नहीं होगी। उसने सोचा कि उसे जगह बदल देनी चाहिए ताकि अगर अंबर बक भी पड़े तो जापानी उसे तलाश न कर सकें। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि सोने का खजाना तो उसी जगह दबा हुआ है, वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। जापानी तो उसे उखाड़ कर ले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या किया जाए? क्यों ना सोने की कुछ ईंटें जेब में रखकर यहाँ से दूसरी जगह चला जाए, कुछ तो सोना उसके पास बच रहेगा। इस ख्याल के साथ ही अमेरिकी ने ज़मीन खोदकर संदूक का ढकना खोला।
उसमें से वो 2-3 सोने की ईंटें उठाकर अपने सीने के साथ बांधी, 2 ईंटें जेब में डालीं और अंधेरे में खो में से निकलकर जजीरे के जंगल में भाग उठा। सोने की ईंटों के वजन से भागना मुश्किल हो रहा था, मगर वो जापानियों के खौफ से भागता चला गया। उस वक्त जंगल में कोई जापानी सिपाही नहीं था, क्योंकि अंबर पकड़ा जा चुका था और सब सिपाही उसकी तरफ मुतवज्जो थे। अमरीकी थक कर एक जगह झाड़ियों में गिर पड़ा और हाँफने लगा। अंबर ने सिर्फ अमरीकी कप्तान की जान बचाने के लिए झूठ बोला था, और अमरीकी कप्तान लालच का मारा सोने की ईंटें सीने से लगाए जंगल में मारा मारा जान बचाता फिर रहा था। अंबर को भला क्या जरूरत थी सोने की ईंटों की? उसे सोने की क्या परवाह थी? उसे तो सिर्फ अमरीकी का ख्याल था कि अगर उसने बता दिया कि सोना फलां जगह दबा हुआ है तो जापानी वहां पहुंच जाएंगे और अमरीकी को भी पकड़ लेंगे, क्योंकि अमरीकी कप्तान जहां था वहीं सोना दफन था। अंबर को क्या खबर थी कि अहमक और लालची कप्तान जान बचाकर और सोने की ईंटें लेकर वहां से भी भाग गया है। अमरीकी ने जंगल में एक घने दरख्त के नीचे खो के अंदर अपने लिए जगह बना ली और वहां छुपकर सारी रात बसर कर दी। सुबह उसने बाहर निकलकर देखा, जंगल में जापानी सिपाही कहीं भी नहीं था, कोई भी नहीं था। उसने दरख्त पर से कुछ जंगली फल तोड़कर खाए, एक छोटे से तालाब से पानी पिया और खो में छुपकर पड़ गया। उसका ख्याल था कि अंबर की अगर जान बच गई तो वो उसे तलाश करता करता वहां जरूर आएगा, और जब वो उसके करीब से गुजरने लगेगा तो उसे आवाज़ देकर अपने पास बुला लेगा। दूसरी तरफ सुबह हुई तो जापानियों ने अंबर के हाथ रस्सी से पीछे बांधे और जहाज से उतार कर जजीरे के साहिल पर ले आए। उसे एक जगह ज़मीन पर दोजानों घुटनों के बल बिठा दिया और 4 जापानी राइफलों की नाली का मुंह अंबर के सर की तरफ करके खड़े हो गए। जापानी कमांडर ने आखिरी बार अंबर से कहा, अगर तुम अब भी खजाने के बारे में सच सच बता दो कि वो कहाँ है तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है, नहीं तो ये सारी गोलियां तुम्हारे दिमाग के पर खर्चे उड़ा देंगी। अंबर मुस्कुराया और जापानी जुबान में पहली बार बोला, कमांडर, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि खजाना कहाँ है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि खजाना कहाँ है। जापानी कमांडर ने उसे जापानी जुबान में बातें करते सुना तो बड़ा हैरान हुआ। आगे बढ़कर पूछने लगा, तुमने इतनी रवानी से जापानी बोलना कहाँ से सीखा? अंबर अब खुलकर सामने आ गया। जापानी कमांडर की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं दुनिया की हर जुबान बोल सकता हूँ, मैं वो जुबान भी जानता हूँ जिनको तुम्हारा बाप भी नहीं समझ सकता। जापानी कमांडर को बहुत गुस्सा आया। उसने पाँव का ठुड्डा पूरी ताकत से अंबर के मुंह पर मारा। अंबर ने जिस्म को काबू में कर लिया था। जापानी उलटकर दूर जा गिरा। दूसरे जापानी भाग करे। उन्होंने कमांडर को उठाया। कमांडर ने हुक्म दिया, इसे गोली से उड़ा दो। जापानी सिपाहियों ने राइफलों की नालियों का रुख अंबर के सर की तरफ किया, निशाना बांधा और फायरिंग कर दी। 4 राइफलें बैक वक्त चलीं। धमाका हुआ और चाहिए तो यह था कि अंबर के सर के टुकड़े उड़ जाते। सर कहीं दिखाई न देता, मगर हुआ यह कि चारों की चारों गोलियां अंबर की खोपड़ी से टकराकर टन टन की आवाज़ पैदा करती नीचे रेत पर गिर पड़ी। अंबर उसी तरह आराम से रेत पर बैठा रहा। जापानी कमांडर जरा हैरान हुआ, फिर सोचा शायद राइफलों का निशाना खता गया है। दूसरी बार हुक्म दिया, राइफलें चली और अंबर के सर से टकराकर नीचे गिर पड़ी। जब तीसरी बार वही खेल हुआ तो जापानी कमांडर और दूसरे सिपाही घबरा गए कि माजरा क्या है, ये इंसान है या कोई जिन भूत। जापानी कर्नल ने आगे बढ़कर अंबर के सर को पकड़कर उसे घुमाकर देखना चाहा कि अंबर ने सर को झटक दिया। जापानी तड़पकर दूर जा गिरा। अंबर ने झटका मारकर अपने दोनों हाथ रस्सी तोड़ाकर आज़ाद करा लिया और उठकर खड़ा हो गया। जापानी सिपाहियों ने अपने कर्नल को गिरते देखा तो अंबर पर मशीन गन की फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां अंबर के जिस्म से टकरा टकरा कर नीचे गिरती जा रही थीं। अंबर ने आगे बढ़कर एक जापानी के हाथ से मशीन गन पकड़ ली और उसका रुख जापानियों की तरफ करके गोलियां बरसाने लगा। देखते ही देखते कितने जापानी लहू लोहान होकर गिर पड़े और तड़पने लगे। जापानी कर्नल ने जेब से दस्ती बम निकालकर अंबर पर दे मारा। दस्ती बम धमाके से फट गया, मगर जब धुआं छटा तो अंबर अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा था। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। अंबर ने मशीन गन का एक और बर्स्ट फायर कर दिया। इस बार जापानी कर्नल भी गोली लगने से मर गया। सारे जजीरे के जापानी सिपाही गोलियों की आवाज़ें और बम के धमाके सुनकर वहां भागे चले आए। अंबर एक जगह बड़े आराम से खड़ा मशीन गन चला रहा था। जापानी भी फायरिंग पर फायरिंग कर रहे थे और दस्ती बम मार रहे थे, मगर उसको कुछ नहीं हो रहा था। उल्टा अंबर की फायरिंग से जापानी सिपाही गाजर मूली की तरह कट रहे थे और ज़मीन पर तड़प तड़प कर ठंडे हो रहे थे। थोड़ी देर में सारे के सारे जापानी सिपाही ढेर हो गए। अब सिर्फ जहाज़ वाले सिपाही रह गए थे। उधर से भी मुसलसल फायरिंग हो रही थी। अब उन सिपाहियों ने जब देखा कि जजीरे पर दुश्मन ने हमला कर दिया है तो वो कश्ती में सवार होकर जजीरे की तरफ चल पड़े। अंबर एक जगह मशीन गन लेकर छुप गया और जब कश्ती करीब आई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। फिर एक ही वक्त में 2 दस्ती बम मार दिए। जापानी कश्ती समेत समंदर में डूब गए। उधर अमरीकी कप्तान भी झाड़ियों की ओर से ये सारा हैरतनाक ड्रामा देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब उसने मैदान साफ देखा तो भागकर झाड़ियों से निकला और अंबर के पास आ गया। अंबर ने चीख कर कहा, अहमक आदमी, ज़मीन पर बैठ जाओ, फायर आ रहा है। अमरीकी जल्दी से ज़मीन पर लेट गया। ठीक उसी वक्त जहाज़ की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई और जापानी कश्ती में बैठकर जजीरे की तरफ आ रहे थे। मैदान साफ हो गया था। किसी जगह एक जापानी सिपाही बाकी ना रहा। थोड़ी देर में ऐसा इनकलाब आ गया कि सारे जजीरे पर कब्जा हो गया। अंबर को जापानी कर्नल पर गुस्सा आ गया था। उसने अंबर की बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अंबर ने सारी ज़िंदगी में ऐसी तबाही नहीं मचाई थी। जजीरे का साहिल जापानियों की लाशों से पटा पड़ा था। अंबर ने मशीन गन फेंक कर अमरीकी से कहा, इन लाशों को समंदर में फेंक दो। अमरीकी कप्तान बेहद डरा हुआ था। वो अंबर को कोई आसमानी मखलूक या जिन भूत समझने लगा था।
اس نے अंबर की करामत अपनी आंखों से देख ली थी। जल्दी से उसने अंबर का हुक्म तस्लीम किया और जापानी लाशों को घसीट घसीट कर समंदर में फेंकने लगा। अंबर भी उसके साथ लग गया। जब सारी लाशें समंदर में गिरा चुके तो अमरीकी ने अंबर की पेशानी चूम ली और कहा, तुम बहुत बड़े देवता हो अंबर, तुमने जापानियों को ख़त्म करके एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे मैं सारी ज़िंदगी याद रखूंगा। मगर ये तो बताओ कि तुम्हारे जिस्म पर गोली असर क्यों नहीं करती। अंबर ने कहा, यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगी, इसलिए बेहतर है कि तुम मत पूछो। अमरीकी ने मुस्कुराकर कहा, खुदा का शुक्र है कि दुश्मन नेस्तो नाबूद हो गया। अब हम सोने का खजाना आपस में बांटकर बड़ी आसानी से यहाँ से ले जा सकेंगे। अंबर ने कहा, मुझे तुम्हारे सोने के खजाने की ज़रूरत नहीं है, सोना तुम ले जाना। मैं यहाँ से अपने भाई और बहन की तलाश में हिंदुस्तान की तरफ जाऊँगा। अमरीकी फिक्रमंद होकर बोला, लेकिन अंबर, मैं इस जजीरे से अकेला कैसे निकल सकूँगा, मुझे जापानी जहाज़ की ज़रूरत होगी। अंबर ने कहा, मैं जापानी बहरी जहाज़ में तुम्हें किसी आबाद जजीरे में उतार दूंगा, तुम वहाँ से अमेरिका चले जाना, मैं आगे नाग और मारिया की तलाश में निकल जाऊँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जंगी जापानी जहाज़ छोटा था मगर उसमें ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। अरशे पर 2 तैयारा शिकन तोपें और एक तबाहकुन तोप भी लगी थी, जिसका गोला सामने आने वाले किसी भी जहाज़ को तबाह कर सकता था। अंदर वायरलेस सेट भी था, पेट्रोल का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, गोला बारूद भी था और खुराक भी कई महीनों की भरी पड़ी थी। अमरीकी कप्तान और अंबर ने सोने का खजाना और जंगी नक्शे कश्ती पर लाद कर जहाज़ पर पहुंचा दिए। जजीरा वीरान रह गया। वहाँ सिर्फ जापानी सिपाहियों की बंदूकें और 2-4 लाशें ही बिखरी पड़ी थीं। अंबर और अमरीकी कप्तान जहाज़ पर सवार हो चुके थे। कप्तान ने जहाज़ के इंजन को चला दिया और कंपास और नक्शे की मदद से जहाज़ का रुख जनूबी अफ्रीका की बंदरगाह वदगा देश की तरफ कर दिया, क्योंकि वो इलाका अमरीकियों के कब्जे में था। अमरीकी कप्तान का ख्याल था कि वो सोने का खजाना लेकर वहाँ उतर जाएगा और फिर वहाँ से किसी बहुत बड़े और महफूज बहरी जहाज़ में सवार होकर वापस अमरीका पहुँच जाएगा। जहाज़ समंदर में रवाना होने लगा। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता निगाहों से ओझल होता गया। दूसरे रोज़ अमरीकी कप्तान ने अंबर से कहा कि खजाने को आधा आधा बांट लेना चाहिए। वो नहीं चाहता था कि अंबर को उसका हिस्सा ना मिले। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए तुम्हारे सोने की कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे लिए सोना है, मगर हमारे लिए सुनहरी मट्टी से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसलिए सारा सोना तुम ही ले लो। मुझे अगर मेरे भाई बहन मिल गए तो समझूंगा कि सोना मिल गया है। अमरीकी कप्तान दिल में बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, सारे का सारा सोना उसके हिस्से में आ गया। और ऊपर से अंबर को मजबूर करता रहा कि नहीं, तुम भी अपना हिस्सा ले लो। जब अंबर ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया तो अमरीकी कप्तान ने सोने की ईंटों को दूसरे संदूक में रखना शुरू कर दिया। उस संदूक के गिर्द लोहे की पतरी लपेट दी और ऊपर लिख दिया, घर का सामान। यानी ऐसा लगता था कि अमरीकी कप्तान ने उस संदूक में घर की ज़रूरियात का सामान रखा हुआ है। वो नहीं चाहता था कि वदगा देश की बंदरगाह पर किसी को शक गुजरे कि वो सोने में करोड़ों रुपए का सोना लेकर जा रहा है, क्योंकि इस तरह से हुकूमत उसका सारा सोना जब्त कर सकती थी। संदूक को उसने घसीट कर जहाज़ की तरफ रख दिया और अब बेचैनी से वदगा देश बंदरगाह का इंतज़ार शुरू कर दिया। ये बंदरगाह उसके हिसाब के मुताबिक वहाँ से 4-5 रोज़ के फासले पर थी। उसने कंपास और नक्शे में देखा वो और बिल्कुल ठीक जा रहा था। दूसरी तरफ एक जापानी हवाई जहाज़ ने जजीरे पर आकर देखा तो मालूम हुआ कि बहरी जहाज़ वहाँ पर नहीं है और जजीरे पर कहीं एक जगह पर जापानियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। समंदर ने भी जापानी लाशों को बाहर फेंक दिया था। उसने पीछे वायरलेस करके सारी सूरत हाल बताई। पीछे से हुक्म मिला, समंदर में जहाज़ को तलाश करो। जापानी हवाबाज हवाई जहाज़ लेकर समंदर पर उठा। उसने दूर दूर तक प्रवास की। आखिर दूरबीन के जरिए उसने दूर समंदर में एक बहरी जहाज़ को देखा। वो हवाई जहाज़ लेकर जंगी बहरी जहाज़ के ऊपर आ गया। अंबर और अमरीकी ने जब अपने ऊपर एक जापानी हवाई जहाज़ को देखा तो घबरा गए। अंबर ने कहा, मशीन गन संभालो। अगरचे बहरी जहाज़ पर से जापान का झंडा उतार लिया गया था, फिर भी उसकी साख्त और बनावट से हवाबाज ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये उनका अपना जहाज़ है। नीचे से उस पर फायरिंग शुरू हो गई। वो समझ गया कि जहाज़ को दुश्मन के कमांडोज ने अगवा कर लिया है। उसने भी ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। बदकिस्मती से हवाबाज के पास कोई बम नहीं था। वो बमबारी करने थोड़ा आया था, वो तो महज देखभाल करने वाला जहाज़ था। हाँ, उस पर एक मशीन गन ज़रूर लगी थी। उसने नीचे फायरिंग शुरू कर दी, मगर उसकी फायरिंग से कुछ ना बिगड़ सका। अमरीकी कप्तान बड़ा माहिर निशानेबाज था। उसने तैयारा शिकन तोप का मुंह जहाज़ की तरफ करके एक बर्स्ट मारा। सारी गोलियां उस जहाज़ की टैंकी में जा लगीं और जहाज़ में आग लग गई। और वो पीछे वायरलेस कर दिया कि जापानी जहाज़ समंदर में फलां जगह पर है और उसे अगवा कर लिया गया है। हवाबाज जहाज़ समंदर में गिरकर तबाह हो गया, मगर पीछे खबर हो गई। अंबर ने कहा, फिक्र न करो, अभी और जापानी जहाज़ आएंगे। उस हवाबाज ने पीछे ज़रूर इतला कर दी होगी। अमरीकी परेशान होकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, हमने उसे वायरलेस करने की मोहलत ही नहीं दी। अंबर बोला, उसे मोहलत की ज़रूरत ही नहीं थी, ये काम तो उसने यहाँ पहुँचते ही कर दिया होगा। देखा जाएगा, हम जहाज़ की रफ्तार तेज़ कर देंगे, हम जहाज़ का रुख मोड़ देंगे। चाहे जो कुछ करो, समंदर में हम अकेले हैं। अंबर का ख्याल 100% ठीक था। जापानी हेडक्वार्टर को अपने अगवाशुदा जंगी जहाज़ की पूरी खबर मिल गई थी, बल्कि उन्होंने उसको तबाह करने के लिए 2 हवाबाजों को बम देकर रवाना कर दिया था। अमरीकी कप्तान ने जहाज़ का रुख मोड़ दिया और अब उसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बहुत करीब है, हम वहाँ कल तक पहुँच जाएंगे। सोने की ईंटों ने इस अमरीकी कप्तान को नीम पागल कर दिया था। वो जिस ऑस्ट्रेलिया को वहाँ से करीब बता रहा था, वो वहाँ से 12 रोज़ के सफ़र पर था।
अंबर खामोशी से अमेरिकी कप्तान की दीवानगी और पागलपन को देख रहा था। एक तरह से वो खुश हो रहा था कि जहाज़ का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया गया है, क्योंकि उसी रास्ते में हिंदुस्तान आता था और हिंदुस्तान में ही अंबर ने आखिर जाना था, क्योंकि वहाँ उसे नाग और मारिया से मिलने का यकीन था। दिल में अंबर एक बात से ज़रूर परेशान था कि कमबख्त जापानी बमबार हवाई जहाज़ ज़रूर आएंगे और उसके जहाज़ को डुबोने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके कान हवाई जहाज़ों की आवाज़ों पर लगे हुए थे। अभी तक फ़िज़ा में किसी हवाई जहाज़ की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। उसने देखा अमेरिकी कप्तान सोने के संदूक को घसीट रहा है। अंबर ने पूछा, इसको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो? अमेरिकी कप्तान ने कहा, मैं इसे नीचे ले जाकर तहखाने में बंद कर देना चाहता हूँ, ताकि अगर जापानी बमबार हमला कर दें तो यह संदूक बचा रहे। अंबर ने हंसकर कहा, दौलत की चमक दमक ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। ज़रा सोचो, जब जहाज़ ही बमबारी से डूब जाएगा फिर तुम इस संदूक को कैसे बचा सकोगे? अमेरिकी कप्तान ने सर पर हाथ मारा और रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा ना कहो, जहाज़ नहीं डूब सकता। मुझे ये सारा सोना लेकर अमेरिका जाना है। मैं अरबपति हूँ। मैं अमेरिका की सारी ज़मीन खरीद लूँगा, मैं सारे कारखाने खरीद लूँगा, मैं अमेरिका का बादशाह बन जाऊँगा। अमेरिकी कप्तान का दिमाग सचमुच ख़राब हो गया था। अंबर ने उसे संभाला और झंझोड़ कर कहा, अहमक ना बनो, होश के नाखून लो। अमेरिकी ने ज़ोरदार कहका लगाया, मैं अमेरिका का बादशाह हूँ, मैं जॉर्ज पंजम हूँ, मैं मलका विक्टोरिया हूँ। अंबर ने उसके मुंह पर एक तमाचा मारा कि उसे होश आ जाए। अमेरिकी कप्तान ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तुम मुझसे मेरा सोना नहीं छीन सकते, तुम मुझसे मेरा ख़जाना नहीं छीन सकते। मैं बादशाह सलामत से जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। इतने में दूर से घूं घूं की खतरनाक आवाज़ आने लगी। अंबर खामोश होकर आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। उधर अमेरिकी कप्तान भी चुप हो गया और कान एक तरफ लगा दिए। आवाज़ अब साफ हो गई थी। यह हवाई जहाज़ों की आवाज़ थी। अमेरिकी कप्तान ने चीख मारी, बदबख्त जापानी फिर आ गए हैं। वो मेरा सोना मुझसे छीन कर ले जाना चाहते हैं। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। अमेरिकी कप्तान भागकर तैयार शिकन तोप पर जाकर खड़ा हुआ और उसका मुंह आसमान की तरफ कर दिया। अंबर भी दूसरी मशीन गन पर जाकर तैयार हो गया। इतने में दूर से आसमान पर 2 जापानी बमबार हवाई जहाज़ नमदार हुए। उन्होंने जापानी जहाज़ को देख लिया था। एक एक करके जहाज़ों ने गोता लगाया। नीचे आकर जापानी जहाज़ को गौर से देखा और फिर ऊपर उठते हुए एक बम गिरा दिया। दोनों बम जहाज़ से कुछ फासले पर गिरे। उनके फटने से समंदर में एक तूफान सा आ गया। समंदर की लहरों ने जहाज़ को एक तरफ झुका दिया। अंबर और अमेरिकी कप्तान ने फायरिंग शुरू कर रखी थी। बमबार जहाज़ दूसरी बार गोते में आए। अंबर ने गन का मुंह एक तरफ करके बर्स्ट मारा। जहाज़ के पंखों पर गोलियां लगी, पंखे टूट गए। जहाज़ ने एक झटका खाया, उसकी नाक से धुआं निकला और फिर वो लड़खड़ाकर समंदर में बमों समेत गिर पड़ा। समंदर में गिरते ही सारे बम फटने लगे और जहाज़ के पर खच्चे उड़ गए। पेट्रोल में आग लगी और उसके साथ ही जहाज़ फ़िज़ा में एक धमाके के साथ फट गया। अमेरिकी कप्तान खुशी से नाचने लगा और नाचते नाचते हुए बेदम होकर जहाज़ के अर्शे पर गिरा और बेहोश हो गया। अंबर उसे उठाकर नीचे कैबिन में ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। सारी रात अमेरिकी को बड़ा तेज़ बुखार रहा। खुशकिस्मती से जहाज़ में हर किस्म की दवा मौजूद थी। सुबह अमेरिकी की हालत कदरे बेहतर थी। उसने आंखों ही आंखों में अंबर का शुक्रिया अदा किया और उसका हाथ थाम कर बोला, तुम एक अजीम इंसान हो अंबर। मैंने अगर कोई बदतमीज़ी की है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं एक बददयानत लालची इंसान हूँ, तुम इन बातों से बहुत बुलंद हो। अंबर ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, इंसान की कमज़ोरियों में से खूब वाकिफ़ हूँ। अब मैं अगर चाहता हूँ कि तुम मेरा कहा मानो और फैसला कर लो कि सोने की ये सारी ईंटें तुम किसी गरीब के हवाले कर दोगे, ताकि वो इस दौलत की मदद से अपने गरीब आवाम की हालत बेहतर बना सके और उन्हें भूख से बचा सके। अमेरिकी कप्तान एकदम से उठकर बैठ गया। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं जान की बाजी लगाकर इस दौलत को यहाँ तक लाया हूँ। मैं इसे कैसे दूसरे के हवाले कर सकता हूँ? ये मेरी दौलत है और मैं ही इसका मालिक हूँ। अंबर समझ गया कि अमेरिकी कप्तान को समझाना बेकार है। वो उसे बिस्तर पर छोड़कर ऊपर अर्शे पर आ गया। शाम हो रही थी, रात का अंधेरा समंदर पर फैल रहा था। वो कुछ देर अर्शे पर ठंडी हवा में आराम करता रहा। फिर जब रात का अंधेरा फैल गया तो नीचे आ गया। उसने देखा अमेरिकी कप्तान अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा है। उसने उसके कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कैबिन की तरफ आ गया। अपने कैबिन में आकर उसने बत्ती गुल की और बिस्तर पर लेट गया। उसके बिस्तर के साथ ही जहाज़ की दीवार पर शीशे की गोल खिड़की थी, जिसमें ऐसे आसमान पर फैले हुए सितारे साफ नजर आ रहे थे। अंबर ने अपना चेहरा शीशे के साथ लगा दिया। रात सितारों के फानों से हल्की की रोशन थी। उस रोशनी में समंदर की लहरें भी दिखाई दे रही थी। अंबर ने अचानक महसूस किया कि दूर एक सितारा बहुत ज़्यादा चमक रहा है। उसने सोचा कि यह ज़रूर सितारा मरीख है, क्योंकि यही सितारा आसमान पर बहुत ज़्यादा चमका करता है। उसने सितारे की तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि यह सितारा बड़ा हो रहा है। अंबर बिस्तर पर उठकर बैठ गया और पूरी तवज्जो से उस रोशनी को तकने लगा। ये रोशनी बार बार जल बुझ रही थी। अंबर ने आंखें मलकर बड़े गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह सितारे की रोशनी नहीं है, बल्कि किसी बहरी जहाज़ की रोशनी है जो बार बार जल बुझ रही है और जैसे किसी को सिग्नल कर रही है। अंबर जल्दी से दूरबीन लेकर डेक पर आ गया। उसने दूरबीन आंखों से लगाई और रोशनी की तरफ देखा। अब रोशनी के साथ साथ किसी जहाज़ का मस्तूल भी नजर आने लगा था। अंबर जल्दी से नीचे गया और अमेरिकी कप्तान को जाकर बेदार किया, जल्दी से ऊपर चलो, कोई जहाज़ आ रहा है। अमेरिकी कप्तान हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता घबराया हुआ डेक पर आ गया। उसने दूरबीन लगाकर देखा, एक जहाज़ समंदर में रोशनी डालता हुआ आगे बढ़ रहा था।
अचानक जहाज की रोशनी बुझ गई। अब सितारों की रोशनी में जहाज साफ नजर आने लगा था। ये एक छोटा जहाज था। मेरा ख्याल है कोई मुसाफिरों का जहाज है, अंबर ने कहा। अमरीकी कप्तान बोला, मुसाफिरों का जहाज रोशनी नहीं फेंका करता। ये रोशनी किस लिए फेंक रहा था? अंबर ने पूछा। क्योंकि उसे मालूम था कि अमरीकी कप्तान को बहरी जहाज़ों के बारे में ज़बरदस्त तजुर्बा है। अमरीकी कप्तान ने कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये कोई जर्मन तबाहकुन जहाज़ है और रोशनी डालकर ये समंदर की मछलियों को करीब बुला रहा था। वो किस लिए? अमरीकी कप्तान ने कहा, ये लोग जदीद आलात की मदद से मछलियों के ज़रिए समंदर के नीचे दुश्मन की आबदोज़ का पता चला लेते हैं। अंबर ने कहा, तो फिर अब तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हारा सोने का संदूक ये जर्मन ले जाएंगे? अमरीकी कप्तान गुस्से में बोला, हरगिज़ नहीं, मैं मुकाबला करूंगा। मैं इस जर्मन तबाहकुन जहाज़ को नीचे डुबो दूंगा, तबाह कर दूंगा। अंबर ने कहा, क्या तुम्हारी एक रूप इस जहाज़ को समंदर में डुबो सकेगी? क्यों नहीं, मैंने समंदर के नीचे ऐसे कितने ही जहाज़ तारोपेडो मारकर तबाह किए हैं। मैं एक माहिर जंगबाज हूँ। अब तुम मेरा कमाल देखना। अंबर खामोशी से एक तरफ बैठ गया और जंगी जहाज़ को करीब से आते देखने लगा। अभी जहाज़ काफ़ी दूर था। उसने शायद उनके जहाज़ को नहीं देखा था, क्योंकि एक दो बार फिर उसने समंदर में रोशनी डाली। अमरीकी कप्तान एकदम से एक माहिर कप्तान के रूप में नमदार हो गया। उसने तोप की नशिस्त मुकर्रर करने से पहले दूरबीन से जर्मन जहाज़ को गौर से देखा। रजिस्टर पर उसका फासला और जाविया लिखकर उसका सही हिसाब निकाला। उस हिसाब से तोप की नाली को फिट किया। उसमें 200 पाउंड वजनी खौफनाक गोला डाला। ये गोला आमतौर पर किसी बहुत बड़े जहाज़ को तबाह करने के लिए फेंका जाता था। अंबर ने कहा, इतने बड़े गोले से तोप फट जाएगी। अमरीकी ने कहा, तुम खामोश रहो दोस्त, तुम नहीं जानते। अंबर खामोश हो गया। जहाज़ अब करीब आ गया था। अब उस जहाज़ ने भी जापानी जहाज़ को देख लिया था। उसने धमाके के साथ एक गोला दाग दिया। ये कुछ फासले पर समंदर में फट गया। उसके बाद जर्मन जहाज़ ने 2-3 गोले ऊपर तले फेंक दिए। इस दौरान में छोटी मशीन गन का फायर भी आने लगा। गोलियां के अंबर के पास आकर डेक पर तड़ातड़ गिरने लगी। अमरीकी कप्तान की तोप पर भी गोलियां लगी। अब वो तोप को तैयार कर चुका था। उसने आखिरी बार दूरबीन लगाकर निशाना देखा और बटन दबा दिया। धाई की आवाज़ के साथ तोप में से गोला निकलकर जहाज़ की तरफ गया। सारा जहाज़ एक बार तो गोले के झटके से हिल गया। गोले का निशाना बिल्कुल दुरुस्त था। ये गोला जर्मन जंगी जहाज़ की चिमनी के ठीक ऊपर जाकर लगा और उसके अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर वो इंजनों के दरमियान जाकर भयानक धमाके से फट गया। उसके फटने से जहाज़ का वॉकर भी फट गया। वॉकर फटने से जहाज़ उछला और उसमें आग लग गई। आग के लगते ही जहाज़ में रखा हुआ गोला बारूद का ज़ख़ीरा फट गया और उसके साथ ही सारा जहाज़ फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और समंदर में गर्क हो गया। उस जहाज़ के किसी शख्स को इतनी मोहलत न मिल सकी कि वो कश्ती में सवार होकर नीचे उतरकर जान बचा सकता। ये सब कुछ आनन फानन हो गया। जहाज़ को गर्क होता और शोलों में भड़कता देखकर अमरीकी कप्तान पागलों की तरह उछलने और नाचने लगा। वैसे निशाना उसने बड़ा कमाल का लगाया था। ये तो उसकी महारत थी कि एक गोले को उसने ऐसे जाविये पर फेंका कि वो सीधा जहाज़ की चिमनी के अंदर जाकर गिरा और फट गया। अंबर ने उसके निशाने की तारीफ की और कहा, अगर वो गोला ना फेंकता तो उसके और उसके सोने की खैर नहीं थी। अमरीकी कप्तान अपनी कामयाबी पर बड़ा खुश था। उसने देखते देखते मैदान मार लिया था। नीचे जाकर उसने एक बार फिर सोने के संदूक को खोल कर देखा। सोने की ईंटों को चूमा, आंखों से लगाया और संदूक बंद करके उसने उसके गिर्द टीन की पतरी चढ़ाकर वापस अपने कैबिन में आकर सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि उसका दिमाग परेशान था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि क्या वो इतना सारा सोना, इतनी सारी दौलत लेकर अपने घर सही सलामत पहुंच सकेगा। ये तो खुदा को ही मालूम था कि वो घर पहुंच सकेगा या नहीं। रात गुजर गई। दिन की रोशनी समंदर में फैल गई। रात को जिस जर्मन जहाज़ को अमरीकी कप्तान ने गोला बारी करके गर्क किया था, उसने बड़े इत्मीनान से पीछे वायरलेस कर दिया था कि जनूबी समंदर में इतनी डिग्री और इतने फासले पर एक जापानी छोटा जंगी जहाज़ हम पर गोला बारी कर रहा है। हम उसे गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उस जहाज़ की चिमनी में गोला गिरा तो उसने जल्दी जल्दी पैगाम दे दिया, हेलो चार्ली, हेलो चार्ली, हमारे जहाज़ की चिमनी में बम गिरा है, जहाज़ गर्क होने वाला है। पीछे जर्मन हेडक्वार्टर में जब इसके बाद कोई पैगाम ना मिला तो वो समझ गए कि उनका जहाज़ गर्क हो गया है। उन्होंने समंदर की सीमत और डिग्री नोट कर ली। बस उसी वक्त 4 खौफनाक किस्म के जर्मन बमबार जहाज़ों को जापानी जहाज़ की खबर लेने के लिए रवाना कर दिया गया। जर्मन बमबारों को हिदायत कर दी गई कि जब तक जापानी जहाज़ पूरी तरह समंदर में गर्क ना हो जाए वो वापस ना आए। अंबर और अमरीकी कप्तान ने दोपहर का खाना खाया, फिर ऊपर डेक पर आकर ठंडी हवा में आराम करने लगे। अमरीकी सोने की बातें कर रहा था। अंबर उसे समझा रहा था कि सोने की हवस में हज़ारों इंसान पागल हो गए और मर खप गए हैं, मगर सोना उन्हें कभी नहीं मिल सका। अमरीकी हंस रहा था और यही बार बार कहता, तुम खुदा जाने किन लोगों की बातें करते हो, देख लेना मैं सारे सोने के खजाने को साथ लेकर अमेरिका पहुंच जाऊंगा। इतने में फिर अंबर के कान खड़े हो गए। उसे कान लगाकर हवा में कुछ सुनने की कोशिश करता देखकर अमरीकी कप्तान भी कुछ फिक्रमंद सा हुआ। बोला, क्या है? अंबर ने कहा, वही जो पहले था। क्या? अमरीकी कप्तान ने घबरा कर पूछा। हवाई जहाज़ों की आवाज़, इस बार आवाज़ ज़्यादा है, मालूम होता है ज़्यादा हवाई जहाज़ आ रहे हैं। अमरीकी कप्तान दूरबीन लेकर फ़ज़ा में तकने लगा। क्या खबर है हमारे अपने जहाज़ों? खुदा करे, मगर मुझे उम्मीद नहीं, अंबर ने कहा। अमरीकी कप्तान ने दूरबीन लगाकर आंखों से देखा। अचानक वो घबरा कर बोला, ये तो जर्मन बमबार हैं, 1 2 नहीं पूरे 4। अंबर ने उठकर तैयारा शिकन गन संभाल ली। अमरीकी भी दूसरी गन पर चला गया।
जर्मन बमबारों ने जहाज को देख लिया था। उन्होंने गोता लगाने के बजाय दूर से जहाज पर रॉकेट फेंके। एक रॉकेट जहाज के मसूल पर लगा जिसने उसका ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया। गन ने हवा में गोलियां बरसानी शुरू कर दी, मगर किस्मत अमेरिकी कप्तान का साथ छोड़ चुकी थी। जर्मन बमबारों ने बारी बारी गोता लगाकर एक एक बम जहाज पर फेंक दिया। जहाज के कई टुकड़े हो गए और वो अमेरिकी के सोने के संदूक के साथ ही समंदर में गर्क हो गया। अमेरिकी कप्तान और अंबर एक तख्ते पर चढ़ने में कामयाब हो गए। बमबार वापस चले गए। अब समंदर में सिर्फ एक तख्ता था जिस पर अंबर और अमेरिकी कप्तान गीले चूहों की तरह बैठे हुए थे और दूर दूर तक सिवाय समंदर की उभरती लहरों के और कुछ नहीं था। सारी रात समंदर में तख्ते पर गुजर गई। अमेरिकी का बुरा हाल हो रहा था। एक तो उसे करोड़ों रुपए के सोने के डूब जाने का गम था, दूसरे अपने जान की फिक्र पड़ गई थी। कोई पता नहीं था अब जान भी बचती है कि नहीं। अंबर तख्ते पर खामोश बैठा था। हजारों साल से उसकी जिंदगी मुसीबतों और तकलीफें बर्दाश्त करते गुजर रही थी। वो मुसीबतों का आदी हो गया था। वैसे भी उसे यकीन था कि अभी मौत उसकी किस्मत में नहीं है। उसे तकलीफ का एहसास भी नहीं होता था। वो सारी जिंदगी समंदर में डूब कर भी गुजार सकता था। अमेरिकी ने आधी रात को अंबर से कहा, क्या हम लोग जिंदा बच जाएंगे? मेरा मतलब है क्या मैं जिंदा बच जाऊंगा? अंबर ने कहा, हमें खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जिंदगी में मुसीबत का वक्त आता ही रहता है। इंसान वही अच्छा है जो मुसीबत के दिन सब्र, शुक्र और हौसला मंदी से काट दे। अमेरिकी कप्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, या शायद उसने कुछ कहा, मगर उसकी आवाज़ समंदर की लहरों के शोर में दब कर रह गई। तख्ता काफ़ी चौड़ा था और उसको समंदर की बड़ी बड़ी लहरें कभी ऊपर उठा रही थी और कभी नीचे ले जा रही थी। समंदर में तूफान तो नहीं था, मगर फिर भी समंदर खामोश और पुरसकून भी नहीं था। सारी रात उसी तरह गुजर गई। दिन चढ़ा तो उन्होंने देखा कि दूर ज़मीन का किनारा नजर आने लगा। अमेरिकी कप्तान के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आने लगे। खुश होकर बोला, ज़मीन। अंबर ने भी दूर ज़मीन के काले काले किनारे को देख लिया। उनका तख्ता जजीरे के करीब पहुंचा था। मालूम हुआ वहाँ किनारे पर भूरे रंग की चट्टानें ही चट्टानें फैली हुई हैं। सिर्फ जजीरे के बीच में कई कई दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। ये दरख्त छतरी नुमा थे और नीचे ऊपर तक फैले चले गए थे। अंबर ने कहा, खुदा का शुक्र है इस समंदर से तो निजात मिली। अमेरिकी कप्तान ने जजीरे की तरफ नजरें जमा रखी थी। बोला, खुदा जाने अभी मेरी किस्मत में क्या लिखा है। काश हम सोना लेकर किसी दूसरी तरफ से निकल जाते। हाय मेरे करोड़ों रुपए का सोना, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी न बन सका। और फिर वो सर पर हाथ मारने लगा। ऐसा लगता था कि सोने के छिन जाने से वो दीवाना हो गया है। अंबर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। पागल हो गए हो क्या? होश करो, जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं है। अमेरिकी कहने लगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मगर अभी तो तुम ज़मीन की शक्ल देखकर बड़े खुश हो रहे थे। हाँ, मैं इसलिए खुश हो रहा था कि मैं ज़मीन पर जाकर मरना चाहता हूँ। मैं समंदर में डूबकर नहीं मरना चाहता। अब मैं आसानी से जान दे सकूंगा। अंबर उस अमेरिकी की बातें सुनकर आजिज आ गया था। कैसा अहमक आदमी है, दौलत छिन जाने से दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। तख्ता जजीरे के साहिल से जा लगा। अंबर ने साहिल की रेत पर उतरकर अमेरिकी को भी सहारा देकर नीचे उतारा। दोनों रेत पर लेट गए। ठंडी ठंडी ज़मीन के सीने लेटकर वो बड़े खुश हो रहे थे। अंबर इसलिए खुश हो रहा था कि उसे ज़मीन से मोहब्बत थी, और अमेरिकी इसलिए कि वो समंदर की मौत से बचना चाहता था। उसे इस ख्याल से ही खौफ आता था कि उसकी लाश को मछलियाँ खा रही हैं। कुछ देर आराम करने के बाद अंबर ने उठकर जजीरे का जायजा लिया। वहाँ भूरे रंग की छोटी छोटी पहाड़ियाँ और टीले दूर तक फैले हुए थे। किनारे पर एक भी दरख्त नहीं था। अमेरिकी का प्यास के मारे दम निकला जा रहा था। अंबर ने इधर उधर पानी तलाश किया। इत्तेफाक से एक जगह छोटा सा घड़ा पानी से भरा हुआ मिल गया। ये पानी मीठा था। उसने अमेरिकी को वहाँ ले जाकर पानी पिलाया। अमेरिकी को होश आया। अंबर ने कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं इस जजीरे का चक्कर लगाकर देखता हूँ कि यहाँ रहने के लिए कौन सी जगह बेहतर रहेगी, क्योंकि कोई खबर नहीं कि अभी हमें कितने दिन यहाँ बसर करने पड़े। अमेरिकी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। अंबर उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब से सोना गर्क हुआ था उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही थी। कभी वो अपने आप हंसने लगता और कभी अपने आप रोने लगता। मगर जब अमेरिकी ने बहुत मजबूर किया तो अंबर उसे साथ लेकर जजीरे में दाखिल हो गया। वो उस तरफ चल दिए जिधर दरख्तों के झुंड थे। ज़मीन रेतली और भुरभुरी थी। झाड़ियाँ कांटेदार थी। जहाँ दरख्तों का ज़ख़ीरा शुरू हुआ था वहाँ ज़मीन पर हरी ऊंची ऊंची घास थी। दोनों घास में दाखिल हो गए, जहाँ एक पगडंडी बनी थी जो घास के बीच में से बल खाती जा रही थी। अंबर ने रुककर कहा, यहाँ ज़रूर कोई कबीला आबाद है, वरना ये पगडंडी कभी ना होती। ये लोगों के आने जाने से बनी है। अमेरिकी ने कहा, खुदा करे ये आदमखोर लोगों ने हम दोनों को हड़प कर जाएं। अंबर ने उसे डांटा, तुम्हारा दिमाग चल गया है, खामोश रहो। अमेरिकी ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अंबर ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे नीचे गिरा लिया, क्योंकि वो आवाज़ों से उस जजीरे के कबीले वालों को खबरदार नहीं करना चाहता था। मगर जजीरे में आबाद कबीले के एक चौकीदार को खबर हो गई थी। ये एक नांगा आदमखोर कबीला था जो बाहर से आने वालों के सर काटकर उन्हें भून कर खा जाता था। ये नांगा चौकीदार एक दरख्त पर बैठा पहरा दे रहा था। उसने जो एक इंसान के रोने की आवाज़ सुनी तो चौंक कर नीचे देखा। ज़रा फासले पर उसे दो इंसान नजर आए। उसने छलांग लगा दी और कमान में तीर जोड़कर उनकी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अंबर ने अमेरिकी को बड़ी मुश्किल से चुप कराया और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। अचानक एक तीर अंबर की पीठ से टकराकर नीचे गिरा। ये आदमखोर नांगे की बदकिस्मती थी कि उसने अंबर का निशाना ले लिया। अगर वो अमेरिकी को निशाना बनाता तो अब तक ज़मीन पर गिरा तड़प तड़प कर ठंडा हो गया होता।
अंबर ने तड़प कर पीछे देखा। एक आदमखोर वहशी जिसकी काली जटाएं गर्दन तक बड़ी थीं, तीर कमान लिए सामने खड़ा था। अंबर ने अमरीकी से चीख कर कहा, जमीन पर लेट जाओ। अंबर ने साथ ही उछलकर आदमखोर वहशी को दबोच लिया। वहशी ने तीर कमान फेंक कर हाथ में खंजर खींच लिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। आदमखोर ने खंजर के कई एक भयानक वार किए। उसका ख्याल था कि इतने खंजर लगने से कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन जब अंबर के जिस्म पर खंजर यूं लगे जैसे पत्थर पर लग रहे हों तो वहशी घबरा गया। उसने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने उसकी जुबान में कहा, मैं तुम्हारा देवता हूं। इतना सुनकर आदमखोर बेहोश होकर गिर पड़ा। अंबर ने उसी के खंजर से उसका काम तमाम कर दिया। अमरीकी ने कहा, तुमने गलती की, उसे मार डाला। हम उससे पूछ-गिछ करके पता कर सकते थे कि बाकी के लोग कहाँ हैं। अंबर ने कहा, और ये बड़ी आसानी से चीख मारकर दूसरे लोगों को खबरदार कर सकता था। मैंने उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी। अगर उसे यकीन होता कि उसका खंजर मुझे हलाक नहीं कर सकेगा तो ये चिल्लाकर सारे कबीले वालों को यहाँ जमा कर देता, और फिर मेरे लिए कम से कम तुम्हारी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अमरीकी ने कहा, क्या ये लोग आदमखोर हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? अंबर बोला, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इन जजीरों में बसने वाले सब्जी खोर नहीं होते। वो गोश्त खाते हैं, और वो भी इंसानों का, जीते जागते इंसानों का। अमरीकी ने कहा, मैं इन लोगों से मुकाबला करूंगा। मैं इन सब को नेस्तो नाबूद कर दूंगा ताकि फिर ये कभी किसी इंसान को हड़प ना कर सकें। इतना कहकर अमरीकी फिर शोर मचाने लगा कि अंबर ने उसे पकड़कर नीचे गिरा लिया। फिर उसे डांट पिलाकर समझाया कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो ऐसी हरकतें फिर कभी नहीं करनी चाहिए। अगर फिर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी का जिम्मेदार नहीं। इस डर से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ला रहा था। अमरीकी खामोश हो गया। वहाँ उन्हें कोई आदमखोर नहीं मिला। दरख्तों पर फल लगे थे और पानी भी मौजूद था। उन्होंने खूब सैर होकर फल खाए और पानी पिया, फिर वहीं लेटकर बातें करने लगे। अमरीकी बार बार आहें भरता था, खुदा ने मुझे सोना देकर छीन क्यों लिया? आह, मैं अरबपति बनते बनते रह गया। मेरा सारा खजाना समंदर में गर्क हो गया। मैं लुट गया। आह, मैं बर्बाद हो गया। अमरीकी रोने लगा, सिसकियाँ भर भर कर रोने लगा। अंबर ने उसे बहुत समझाया, बड़ी मुश्किल से चुप कराया। रात आधी गुजर रही थी। आखिर अमरीकी सो गया। अंबर भी काफ़ी थक गया था। उसे भी नींद आ गई। वो भी नींद की दुनिया में गुम हो गया। खुदा जाने वो कितनी देर सोया होगा कि शायद किसी शय के गिरने से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक दरख्त पर से नारियल उसके सिरहाने ज़मीन पर गिरा था और टूट गया। उसने उठकर नारियल की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा अमरीकी वहाँ नहीं था। अंबर परेशान हो गया। सोचा वो पागल ज़रूर दीवानेपन में किसी तरफ उठकर भाग गया होगा और किसी आदमखोर के हत्थे चढ़ गया होगा। अंबर ने ज़मीन पर झुककर देखा। सितारों की हल्की की रोशनी में उसे ज़मीन पर पाँव के निशान नजर आए। ये 2 आदमियों के पाँव के निशान थे। यकीनन अमरीकी को कोई शख्स उठाकर ले गया था। अकेला आदमी उसे उठाकर नहीं ले जा सकता था। ज़रूर उसने अमरीकी को बेहोश किया होगा। अंबर पाँव के निशानों के साथ साथ चल पड़ा। जंगल में एक तरफ ये चट्टानों की जानिब निशान निकल गए थे, उधर से ये पाँव के निशान एक दूसरे झुंड में आ गए। यहाँ पहुंचकर अंबर ने फिजा में धुएं की बू सूंघी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ढोल बजने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अंबर के कान खड़े हो गए। वो उनकी आवाज़ों की तरफ भागा। दरख्तों में से गुजर कर जब वो एक टीले के दामन में पहुंचा तो क्या देखता है, वहाँ कितने ही आदमखोर लोग आग के गिर्द नाच रहे हैं। उनके तेल से चपड़े बदन आग के शोलों में चमक रहे हैं। एकाएकी उसकी नज़र आग के ऊपर गई और उसकी रूह कांप उठी। आग के शोलों के ऊपर अमरीकी कप्तान का सर काटकर लटका दिया गया था। साथ ही उसका बाकी धड़ भी लटक रहा था और शोले उसे भून रहे थे। अंबर का खून खौल उठा। उन जालिम संगदिल आदमखोरों ने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया था और अब उसकी लाश और कटे हुए सर को आग पर भून कर खाने की तैयारियां कर रहे थे। अंबर ने फैसला कर लिया कि उन लोगों को ऐसा सबक सिखाएगा कि ये सारी उम्र याद रखेंगे, बल्कि उन लोगों को इस जजीरे के ज़मीन से मिटा देगा ताकि फिर कभी वो किसी इंसान के साथ ऐसा वहशियाना सलूक न करें। अंबर ने आग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चिड़ियाँ खेत चुग गई थीं। अमरीकी बेचारा मर चुका था। उसकी ज़िंदगी को वापस नहीं लाया जा सकता था। जब अंबर काफ़ी करीब पहुंचा तो अचानक एक वहशी आदमखोर की नज़र अंबर पर पड़ गई। उसने कुड़ारी फिजा में बुलंद करके ज़ोर से चीख मारी और अपनी ज़ुबान में कहा, इंसानी शिकार। सारे आदमखोरों ने घूमकर अंबर को देखा। उन्होंने नाचना बंद कर दिया। अंबर बड़ी बहादुरी से उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ढोल बंद हो गए। आदमखोरों ने तीर चढ़ा लिए, कुल्हाड़ियाँ उठा लीं और अपने सरदार के इशारे का इंतजार करने लगे। अंबर बड़े इत्मीनान से आगे चला रहा था। अचानक सरदार ने हाथ बुलंद करके चीख कर कहा, शिकार का सर काट दो। ये हुक्म सुनते ही 4 आदमखोर कुल्हाड़े लेकर अंबर की तरफ भागे। उन्होंने चारों कुल्हाड़े ताक कर निशाने बांधकर अंबर की तरफ गर्दन पर फेंके। उन लोगों के निशाने बड़े गजबनाक थे। चारों कुल्हाड़े अंबर की गर्दन पर आकर लगे और उछटकर झंझनाते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। सरदार ने समझा शायद उन लोगों के निशाने खता हो गए हैं। उसने चिल्लाकर कहा, शिकार को तीरों से छलनी कर दो। अब 10-15 आदमखोरों ने कमानों में तीर जोड़कर एक साथ अंबर के सीने का निशाना बांधकर चला दिए। ये तीर गोली की तरह सन से अंबर के सीने में आकर लगे और लगते ही टकराकर नीचे गिर पड़े। सरदार ने दूसरी बार हमले का हुक्म दिया। 15 दूसरे आदमखोरों ने तीर चलाए। अब तो वो हैरान परेशान होने लगे कि आखिर ये आदमी लोहे का बना है या पत्थर का। अंबर अब करीब पहुंच चुका था। उसने एक नज़र अमरीकी की लाश को देखा जो शोलों की वजह से जल रही थी। हवा में गोश्त के जलने की बदबू फैली थी। अंबर को सारे आदमखोर वहशत के साथ देख रहे थे और अपने सरदार के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सरदार भी कुछ सहम गया था, मगर वो एक वहशी आदमखोर था। उसने कुल्हाड़ा लिया और खुद अंबर पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा।
अंबर ने उसे हमला करने दिया। सरदार ने कुल्हाड़ा दोनों हाथों से थाम कर पूरी ताकत से अंबर के सर पर दे मारा। अंबर का सर 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि कुल्हाड़ा टूटकर 2 टुकड़े हो गया। सरदार खौफ के मारे पीछे हट गया। अब अंबर की बारी थी। उसने जुबान से एक लफ्ज़ भी अभी तक नहीं निकाला था। उसने ज़मीन पर से एक कंकर उठाई और उसे हाथ में लेकर हाथ को घुमाया और पूरी ताकत से एक आदमखोर के सर पर दे मारी। कंकर गोली की तरह आदमखोर के सर पर लगी और उसका सर पाश पाश होकर उड़ गया। दूसरे लोगों ने अपने साथी को हिलाकर गिरते देखा तो अंबर पर हमला कर दिया। अंबर पर कुल्हाड़ियां, बर्छियां और तीर चल रहे थे। अंबर का बाल तक बेकार नहीं हो रहा था। उल्टा अंबर के हाथों एक एक करके वहशी मरते चले जा रहे थे। जब 15-20 आदमखोरों को अंबर ने उठा उठाकर जमीन पर मारते हुए हलाक कर डाला तो सरदार ने दोनों हाथ खड़े करके कहा, रुक जाओ। बाकी के आदमखोर पीछे हट गए। अब अंबर ने सरदार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अब तक कितने आदमियों को मारकर खाया है? सरदार का दिमाग चक्कर खा गया, क्योंकि अंबर उनकी जंगली जुबान में उनसे बातें कर रहा था। उसने घबराकर अंबर को देखा और बोला, तुम हमारी जुबान कैसे जानते हो? अंबर ने आगे बढ़कर सरदार के गले पड़ा हुआ इंसानी हड्डियों का हार नोचा और उसे तोड़कर नीचे फेंक दिया। सारे वहशी आदमखोर दहशत से पुकार उठे, अनशाम, और उन्होंने दीवानों की तरह अंबर पर एक बार फिर हमला कर दिया। अब अंबर के हाथ में कुल्हाड़ा भी आ गया था। उसने ऐसा कुल्हाड़ा चलाया कि जो कोई सामने आता कटकर गिर जाता। देखते देखते 20-25 आदमखोरों की लाशें गिर गई। सरदार ने आगे बढ़कर अंबर के सामने हाथ जोड़ दिए। माफ़ी मांगता हूँ देवता, तुम देवता हो। अंबर ने कहा, मैं देवता नहीं हूं, मगर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने ऐसा कुल्हाड़े का हाथ मारा कि सरदार की गर्दन तन से जुदा होकर जमीन पर गिर पड़ी। अंबर ने उसे आग में फेंक दिया। बाकी आदमखोर आगे बढ़े कि अंबर पर हमला कर दे, मगर अंबर ने तीर चलाया और एक आदमखोर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाकी आदमखोर ये हालत देखकर चीखते चिल्लाते वहां से भाग गए। अंबर अब वहां अकेला रह गया। उसने बड़ी मुश्किल से अमरीकी कप्तान का सर और धड़ उतारकर उसे जमीन में दफन किया और फिर एक दरख्त से टेक लगाकर आराम करने की गर्ज से बैठ गया। बाकी रात भी गुजर गई और अब जजीरे पर सुबह की रोशनी हो गई थी। अंबर उठा और साहिल समंदर की तरफ चला। एक जगह से गुजरते हुए उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया, कान लगाकर सुनने लगा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मालूम हुआ कि आवाज़ एक टीले की जानिब से आती है। अंबर टीले की तरफ गया। यहाँ एक पत्थर के नीचे से आवाज़ आ रही थी। अंबर ने पत्थर को जोर लगाया तो वो एक तरफ हट गया। उसके पीछे एक तंग सा रास्ता अंदर को जाता था। औरत के रोने की आवाज़ उसी रास्ते से अब साफ सुनाई दे रही थी। उसी के साथ साथ अब किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी, शायद औरत को अजियत पहुंचा रहा था। अंबर तेजी से उस तंग रास्ते से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। बाएं जानिब घुमा तो सामने देखता क्या है कि एक चौड़ी सी जगह पर एक औरत को एक आदमखोर वैशी ने जमीन पर गिरा रखा है और उसे कोड़ों से मार रहा है। अंबर ने पीछे से छलांग लगाकर उस आदमखोर को जकड़ लिया। आदमखोर ने खंजर निकालकर अंबर के पहलू में मारा, मगर अंबर की गिरफ्त से भला अब वो बदनसीब कहाँ बचकर जा सकता था। अंबर ने उसकी जुबान में कहा, 2-4 आखिरी सांस ले लो बदनसीब वैशी। वैशी ने घबराकर पूछा, तो तुम कौन हो? अंबर ने कहा, तुम्हारे बाप, बल्कि तुम्हारे बाप का भी बाप। फिर उसने एक ऐसा मुक्का वहशी आदमखोर के सर पर मारा कि जैसे उसके सर पर चट्टान का टुकड़ा गिर पड़ा हो। उसका सर गर्दन में धंस गया और वो आह किए बगैर अगली दुनिया में गया। अंबर ने औरत को जमीन पर से उठाकर बिठाया और उसके सर पर कपड़ा देकर कहा, तुम कौन हो बहन और यहाँ किस तरह आ गई? औरत तो अंबर को फरिश्ता रहमत समझने लगी थी। फिर उसने ये भी देखा था कि अंबर पर खंजर के हमले का कोई असर नहीं हुआ था और उसके एक ही मुक्के से वहशी का सर गर्दन में धंस गया था। वो उसे सचमुच कोई देवता समझने लगी थी। उसके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, लिबास उलझा हुआ था। ये काली आंखों वाली जवान औरत थी। उसने अपने कपड़े ठीक करके बाल बांधे और कहा, ए देवता, मैं मुल्क बंगाल की रहने वाली हूँ। अंबर ने पूछा, तुम इन आदमखोरों के हत्थे कैसे चढ़ गई? वो बोली, मेरा नाम सुंदरी है। मैं अपने बाप की मौत की खबर सुनकर जजीरा संगलदीप आई थी। मेरा खामद भी साथ था। मेरा बाप मर गया तो खामद किसी जरूरी काम की वजह से पहले जहाज में बंगाल चला गया। मैं बाप का क्रियाक्रम करने और दूसरी रस्में पूरी करने के बाद वापस जाना चाहती थी। बस मेरे रिश्तेदारों ने मुझे जहाज में सवार करा दिया और जहाज बंगाल की तरफ चल पड़ा। मगर हमारी बदकिस्मती के रास्ते में ज़बरदस्त तूफान आ गया। जहाज समंदर से निकली एक चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। सारे मुसाफिर डूब गए। मेरी ज़िंदगी अभी बाकी थी। मैं एक तख्ते पर सवार हो गई और समंदर में अकेली सफ़र करने लगी। आखिर वो तख्ता एक रोज़ मुझे इस जजीरे पर ले आया। यहाँ मुझे इन आदमखोरों ने पकड़ लिया और इस गार में बंद कर दिया। ये लोग मुझे मजबूर करते थे कि मैं सरदार के साथ शादी कर लूँ। मैं इनकार कर रही थी। आखिर इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और आज शायद ये आदमखोर मेरी जान ही निकाल देता कि अचानक तुमने आकर, ए देवता, मेरी जान बचा ली। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। सुंदरी बोली, लेकिन मेरे देवता, ये जजीरा आदमखोरों से भरा हुआ है। इनका सरदार बड़ा जालिम है और इंसान के सर को भूनकर बड़े शौक से खाता है। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, इस वक्त सरदार का अपना सर आग में भुना जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सरदार का सर काटकर आग में फेंक दिया था, जो ज़रूर अब तक जलकर राख हो गया होगा। और बाकी आदमखोर आधे से ज़्यादा तो हलाक हो गए और बाकी भाग गए हैं। ये कैसे हो गया? जैसे हुआ करता है। मेरे पास जो ताकत है उसको तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अब तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि इन सारे आदमखोरों को मैंने अकेले क्यों कर हलाक किया होगा। ये लोग जालिम थे। इन्होंने इंसानों का शिकार किया था। जाने कितने बेगुनाह इंसानों को ये हड़प कर चुके थे। इनको इनके गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए थी। सुंदरी ने कहा, ए अजीम आदमी, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अंबर ने कहा, बहन सुंदरी, पहली बात तो यह है कि तुम मुझे अजीम देवता मत कहो। मैं देवता नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह का इंसान हूँ।
हाँ, तुझ में और मुझ में फ़र्क ये है कि मुझ पर अभी मौत हराम कर दी गई है, मैं अभी मर नहीं सकता, और मुझ में बेपनाह ताकत भर दी गई है। दूसरी बात यह है कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। खुदा को अभी तुम्हारी ज़िंदगी मंजूर थी, पर उसने मेरा बहाना बना दिया। सुंदरी की आंखों में शुक्रिया के आंसू थे। उसके जिस्म पर 2-3 जगहों से खून रिस रहा था। अंबर ने उसे सहारा देकर उठाया और गार से बाहर ले आया। यहाँ उसे एक जगह दरख्त से टेक लगाकर बिठा दिया गया और फिर इसलिए जंगल में जड़ी बूटियाँ तलाश करने निकल गया। उसे जड़ी बूटियों की बड़ी पहचान थी। थोड़ी देर बाद वो कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आ गया। उसने पत्ते सुंदरी के जख्मों पर लगाकर कपड़े से बांध दिए। सुंदरी को आराम महसूस होने लगा। उन जड़ी बूटियों में बड़ी तासीर थी। अंबर कोई ऐसी जगह बनाना चाहता था जहाँ वो सुंदरी को महफूज रख सके। ये एक और जिम्मेदारी उस पर पड़ गई थी, मगर वो घबराया नहीं था। उसे इंसानों की मदद करके उनके काम आकर बड़ी खुशी होती थी और हमेशा वो खुशी महसूस करता था। उसने बहुत सोचा, लेकिन गार से बेहतर और महफूज जगह और कोई नहीं थी। बस सुंदरी को कुछ देर धूप और खुली हवा में रखने के बाद वो उसे लेकर गार के अंदर आ गया। यहाँ उसने एक जगह घास वगैरह बिछाकर नरम बिस्तर बना दिया, जिस पर सुंदरी को आराम करने के लिए कहा। शाम को अंबर जंगल से फल तोड़ कर ले आया। आदम खोरों की झोंपड़ी से वो एक मट्टी का मटका पानी से भरकर और 2 मट्टी के प्याले ले आया। सुंदरी को उसने जंगली फल खिलाकर पानी पिलाया और सुला दिया। रात को अंबर गार के बाहर आकर पहरा देता रहा। काफ़ी देर पहरा देने के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। अचानक उसने आहट सुनी और उसकी आंख खुल गई। क्या देखता है कि एक आदमखोर वहशी कुल्हाड़ा ताने उसके सर पर खड़ा है। बड़ा नासमझ था, मौत के मुंह में अपने आप आ गया था, लेकिन वहशी था। उसे क्या खबर थी कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। सोचा था कुल्हाड़े से अंबर को हिला करके औरत को भगा कर ले जाऊंगा और अंबर की लाश को भून कर मज़े से खा जाऊंगा। अंबर ने चांद के हल्की की रोशनी में वहशी को देखा तो मुस्कुराकर उसकी जुबान में कहा, तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं अहमक। आखिरी 2-4 सांस आराम से ले लो, मौत तुम्हें मेरे पास ले आई है। इसी असनाम में वहशी ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ा अंबर के सर पर दे मारा। आखिर वही हुआ जो होना था। कुल्हाड़ा अंबर के सर से टकराकर यूं टूट कर गिरा जैसे किसी सख्त चट्टान से टकरा गया हो। वहशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंबर ने टांग उठाकर वहशी आदमखोर को नीचे गिरा लिया। उसने एक बार फिर हमला किया और खंजर अंबर के सीने पर मारा। खंजर का भी वही असर हुआ जो कुल्हाड़े का हुआ था, लेकिन खंजर से वहशी का अपना हाथ शदीद जख्मी हो गया। 4 उंगलियां भी कट गईं, क्योंकि अंबर के सीने से लगकर खंजर मुड़ गया और वहशी के हाथ को काट गया। अंबर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, चुनाचे उसने वहशी का गला अपने मजबूत हाथों के शिकंजे में लेकर दबाया और थोड़ी देर बाद वहशी आदमखोर मुर्दा होकर उसके हाथों से नीचे गिर पड़ा। अंबर ने उसकी लाश पर से एक घड़े में फेंक कर ऊपर घास डाल दी। उसके बाद वो फिर ना सो सका। उसे डर था कि कहीं से सोता पाकर कोई वहशी गार में घुसकर सुंदरी को हलाक करने में कामयाब ना हो जाए। बस बाकी सारी रात वो पहरा देता रहा। सुबह सुंदरी उठी तो अंबर ने उसे रात की कहानी सुनाई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी तक जजीरे पर कोई आदमखोर बाकी है। अंबर ने कहा, मैं तुम्हें उसकी लाश दिखाता हूँ। सुंदरी ने आदमखोर की लाश देखी तो बोली, भगवान झूठ ना बुलवाए, इस जजीरे पर अभी कई आदमखोर बाकी हैं। अंबर ने उसे तसल्ली दी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं सुंदरी, जब तक खुदा ने तुम्हारी ज़िंदगी लिखी है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई आदमखोर कुछ नहीं कह सकता। सुंदरी ने कहा, यह तो ठीक है, मगर इसके बावजूद हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। अंबर ने भी सोचा कि सुंदरी ठीक कह रही है। इस जजीरे पर रहना इसलिए भी खतरनाक था कि सुंदरी बेबस औरत थी और उसे जंगल से आया हुआ किसी भी वहशी आदमखोर का तीर हलाक कर सकता था। करीब से हमला करने वाले दुश्मन के वार से तो अंबर उसे बचा सकता था, लेकिन अंधेरे से आया हुआ जहरीला तीर सुंदरी को जरूर हलाक कर सकता था। इसलिए वहां से निकल जाना बहुत ज़रूरी था। सवाल यह था कि वहां से क्यों कर निकला जाए। जजीरे पर सिवाय आदमखोरों की 10-12 कश्तियों के और कुछ न था। ये कश्तियाँ छोटी और लंबूतरी थी और समंदर में सफ़र के लिए नहीं बल्कि मछलियाँ वगैरह पकड़ने के लिए बनाई गई थी। क्या इस कश्ती पर सुंदरी को ले जाने का खतरा मोल लिया जा सकता था? समंदर खौफनाक था, उसमें तूफान भी आ सकते थे। क्या ये छोटी सी कश्ती समुद्री तूफानों का मुकाबला कर सकती थी? काफ़ी सोच विचार के बाद अंबर ने सुंदरी से कहा, बहन, इस आदमखोरों के जजीरे से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम इनकी एक कश्ती पर सवार हो जाएं। खाने पीने का सामान साथ रख लें, खुदा का नाम लेकर समंदर में अपना सफ़र शुरू कर दें। सुंदरी ने कहा, लेकिन इनकी कश्ती में हम समंदर में सफ़र कर सकेंगे? कश्ती तो छोटी सी है, क्या ये समंदरी लहरों का मुकाबला कर सकेगी? और फिर इसमें तो खाने पीने का सामान भी थोड़ा आएगा। यही सोचकर तो मैं खामोश था। बहरहाल हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा ताकि इस जजीरे से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। सुंदरी ने कहा, यहाँ रहना मेरे लिए ख़तरनाक है, ये लोग मुझे हलाक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अंबर गहरी सोच में डूब गया, आखिर सर उठाकर बोला, इसका एक ही तरीका है। वो क्या? वो ये कि एक नई कश्ती बनाई जाए। नई कश्ती? हाँ, एक बड़ी कश्ती जिसमें सवार होकर हम समुद्री तूफानों का मुकाबला करते हुए अपनी मंजिल यानी बंगाल पहुंच सकें। ये बादबानी कश्ती होगी, उसे हवाएं समंदर में चलाएंगी। सुंदरी ने कहा, क्या तुमने कभी बादबानी कश्ती बनाई है? अंबर ने कहा, हाँ, वो एक बार ऐसी कश्ती पहले भी बना चुका हूँ। तो फिर शुरू कर दो बनानी, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, बेहतर है। अंबर ने आदमखोरों की झोपड़ी में जाकर एक कुल्हाड़ा लिया और दरख्त काटना शुरू कर दिया। सारा दिन वो दरख्त काटता, शाम को आराम करता, रात को सुंदरी को गार के अंदर सुलाकर खुद बाहर पहरा देता। 1 हफ्ते के बाद उसने दरख्तों के बड़े बड़े तख्ते बना लिए, लकड़ी की मेखें ठोंक कर कश्ती का पैंदा तैयार कर लिया। ये काफ़ी बड़ी कश्ती थी और उसके एक निचली मंजिल भी थी जिसमें बारिश और समुद्री तूफान में पनाह ली जा सकती थी। 1 महीना गुजर गया।
اس دوران میں 2 بار آدم خوروں نے سمندری پر حملہ کیا اور کشتی کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر دونوں بار آدم خور ہلاک کر دیے گئے۔ اب سندری نے بھی تیر کمان چلانا سیکھ لیا تھا۔ مہینے کے بعد کشتی بن کر تیار ہو گئی، اس کے ساتھ ناریل کی چھال سے تیار کیے گئے بادبان لگا دیے گئے۔ سندری تو کشتی دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ امبر بھیا تم نے تو کمال کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کارخانے میں یہ کشتی بنائی گئی ہے۔ امبر ہنسا، انسان جی لگا کر محنت سے کام کرے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ میری اچھی بہن، لو اب کشتی تیار ہے، آج کی رات ہم اس میں پانی کے مٹکے اور پھل ذخیرہ کریں گے اور صبح صبح منہ اندھیرے اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ سندری نے پوچھا، امبر بھیا کیا تمہیں سمندری راستوں کا علم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سمندر میں بھٹک کر کہیں سے کہیں نکل جائیں گے؟ امبر نے کہا، ایسی نوبت نہیں آئے گی، میری ساری زندگی سمندروں میں سفر کرتے گزر گئی ہے، ہزاروں سال سے سمندر سفر کر رہا ہوں۔ سندری نے چونک کر کہا، کیا ہزاروں سال سے؟ امبر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ سندری کو تو یہ بتانا ہی نہیں ہے کہ وہ ہزاروں برس سے زندہ چلا رہا ہے۔ جھٹ بات ٹال کر بولا، میں مذاق کر رہا تھا، مطلب یہ تھا کہ مجھے سمندری سفر کا بڑا تجربہ ہے اور میں سمندروں کے راستوں سے خوب واقف ہوں۔ اور پھر میں جس جہاز پر سفر کر رہا تھا وہ ایک جدید جاپانی جنگی جہاز تھا۔ اس کے نقشے سے مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ ہم جنوبی سمندروں میں ہیں، یہاں سے جنوب مشرق کی جانب بنگال ہے اور جنوب مغرب کی جانب افریقہ ہے۔ ہمیں جنوب مشرق کی جانب ذرا اوپر کی طرف ہو کر سفر کرنا ہوگا۔ اس جہاز سے ہم 10-12 روز کے اندر اندر بنگال کے سمندر میں پہنچ جائیں گے۔ ہاں، اگر راستے میں طوفان نہ آیا اور کسی جنگی جہاز نے ہمیں گرفتار نہ کر لیا یا بم کا نشانہ نہ بنا دیا۔ سندری ڈر گئی، اسے اب خیال آ رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم پورے زوروں پر تھی اور خاص طور پر جنوبی گرم سمندروں میں جاپانیوں نے تباہی مچا رکھی تھی۔ وہ ہر جہاز کو گولہ باری کر کے ڈبو دیتے تھے۔ اس نے سہم کر کہا، پھر کیا ہوگا؟ اگر راستے میں ہمیں جاپانیوں نے پکڑ لیا تو ہم تو ساری زندگی اپنے گھر نہ پہنچ سکیں گے۔ امبر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پیاری بہن، انسانوں کو زیادہ اندیشے نہیں کرنے چاہیے، زیادہ وہم اور فکر وسوسے میں نہیں پڑنا چاہیے، بس اللہ کا نام لے کر ہمت سے کام لیتے ہوئے کام شروع کر دینا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی جاپانی جہاز نہ ملے اور کوئی امریکی جہاز مل جائے جو ہمیں اپنے جہاز پر سوار کرا لے اور بڑی حفاظت سے بنگال پہنچا دے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، بس پھر تیاری کر لو۔ ہم آج ہی صبح منہ اندھیرے سے جزیرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، جیسے تمہاری مرضی، نہیں جیسے میرے خدا کا منظور۔ ساری رات امبر نے کشتی میں پانی سے بھرے ہوئے مٹکے، مچھلی کے اچار کے مرتبان اور پھلوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں رکھنے میں گزار دی۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ منہ اندھیرے کام ختم ہوا تو امبر نے محسوس کیا کہ بڑی اچھی ہوا چلنے لگی ہے۔ بس اس نے بادمان کھول دیا اور کشتی کا لنگر اٹھا دیا۔ کشتی سمندر میں پھیل گئی اور ہوا کے زور سے اس نے آہستہ آہستہ سمندر میں جنوب مشرق کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جزیرے پر ابھی اندھیرا تھا، صرف آسمان پر ہلکی ہلکی صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جہاز دور ہوتا چلا گیا۔ امبر نے اس جزیرے کو دیکھتے ہوئے امریکی کپتان کو یاد کیا جس کو دولت کی ہرس نے پاگل کر دیا تھا اور آخر اسی پاگل پل نے اس کی جان لے لی۔ انسان کو دولت سے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے، دولت کا پیار آخر انسان کو ایک نہ دن موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ امبر بھیا، کیا کشتی اسی رفتار سے چلتی رہے گی؟ سندری کے اس سوال پر امبر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے بہن، جب ہوا تیز ہوگی تو کشتی کی رفتار تیز ہو جائے گی اور زیادہ تیز ہو جائے گی۔ سندری نے پوچھا، ہوا کب تیز ہوگی؟ امبر نے کہا، کھلے سمندروں میں جا کر ہوا تیز ہو جایا کرتی ہے اور اگر طوفان آ گیا تو ہوا اتنی تیز ہو جائے گی کہ ہمیں بادبان اتارنے پڑیں گے۔ سندری نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا طوفان سے بچائے۔ ہاں، ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ کیونکہ سمندری طوفان میں نے دیکھے ہیں، میں ان طوفانوں سے گزر چکا ہوں۔ انسان کے ہوش و حواس ایسے طوفانوں میں بڑی مشکل سے سلامت رہتے ہیں۔ کشتی بڑے سکون کے ساتھ سارا دن سمندر میں چلتی رہی۔ جزیرہ اب نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ سمندر کی لہریں بڑی پرسکون تھیں، آسمان بھی بادلوں سے بالکل صاف تھا، ہوا بڑے خوشگوار انداز میں چل رہی تھی۔ امبر نے شام کو آسمان پر قطبی ستارے کو تلاش کر کے دیکھا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ ان کی کشتی ٹھیک سمت کو جا رہی ہے۔ قطبی ستارہ امبر کو نظر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہا تھا۔ 4 دن ان کو سمندر میں سفر کرتے گزر گئے۔ وہ پھل کھاتے، مچھلی کا اچار کھا لیتے اور پانی پی کر رات کو سو جاتے۔ صبح اٹھ کر سندری جھاڑو لے کر ساری کشتی کی صفائی کرتی۔ امبر بادبانوں کو باری باری اتار کر ان کی جانچ پڑتال کرتا، جہاں کہیں مرمت کی ضرورت ہوتی وہاں مرمت کرتا، کشتی کی ساری دیکھ بھال کرتا کہ کہیں کوئی خرابی پیدا تو نہیں ہو رہی۔ ہر شے اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہی تھی۔ ایک روز صبح کے وقت ان کے سروں کے اوپر سے کچھ ہوائی جہاز گزر کر نکل گئے۔ امبر نے غور سے دیکھا اور کہا، یہ جہاز ضرور امریکی ہیں جو جاپانی جزیروں پر بمباری کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں۔ سندری نے کہا، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا یہ جہاز جاپان کے بھی ہو سکتے ہیں؟ امبر ہنسا، شاید تم نے دیکھا نہیں کہ ان جہازوں پر امریکی فضائیہ کا نشان تھا۔ سندری بولی، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ان جزیروں کی طرف جا رہے ہیں جن پر جاپانیوں کا قبضہ ہے۔ اس طرح سے تو ہم بڑی آسانی سے جاپانیوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ تم نے پھر خواہ مخواہ پریشان ہونا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جنوبی سمندروں کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں جاپانیوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اگر ہم اسی طرح یورپ کی طرف جاتے تو ہمیں جرمنوں سے خطرہ تھا۔ اس کے باوجود ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمام خطروں سے بڑی آسانی سے نکل جائیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ امبر اور سندری کو سمندر میں سفر کرتے 12واں روز جا رہا تھا۔ امبر کچھ فکر مند تھا کہ وجہ کیا ہے، ابھی تک انہیں بنگال کا کالا سمندر کیوں نہیں ملا۔
अगर ये कश्ती समंदर में ठीक रास्ते पर जा रही थी तो अब तक उसे बंगाल के काले समंदर में दाखिल हो जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रास्ता भूल गए हैं। ऐसी बात भी हो सकती थी क्योंकि अंबर के पास रास्ते की सिमत ठीक रखने के लिए कोई आला नहीं था। उसके पास सिर्फ रात को चमकने वाले सितारे ही एक जरिया थे जिनकी मदद से वो रास्ता तलाश कर सकता था। उसने अपनी परेशानी का इजहार सुंदरी से किया तो वो बोली, कहीं हम एक ही चक्कर में तो नहीं घूम रहे। सुंदरी की बात पर अंबर के कान खड़े हो गए। कई जहाज़ों के साथ ऐसा भी हुआ था कि वो खुले समुद्र में पहुंचकर किसी बहुत बड़े गिरदाब में फंस गए थे, यानी 100-200 मील के दायरे में उन्होंने चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वो ये समझते कि जहाज़ आके जा रहा है, लेकिन हकीकत में जहाज़ एक बहुत बड़े दायरे में एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा होता। यूं कोई जहाज़ पानी और खुराक ना मिलने की वजह से अपने मुसाफिरों को हिला करके समंदर में शुतर बेमुहार की तरह निकल खड़े हुए और आखिर किसी तूफान की जद में आकर डूब गए। ये बड़े सोचने की बात है सुंदरी, ऐसा हो सकता है। फिर उसने गौर किया तो उसे महसूस हुआ कि वो एक दायरे में चक्कर नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर उनकी कश्ती एक दायरे में चक्कर लगा रही होती तो शाम का सितारा उन्हें कभी एक जगह न मिलता, बल्कि एक रात मशरिक में नजर आता और दूसरी रात मगरिब में नजर आता, जबकि अंबर को हर रोज शाम का सितारा एक ही मकाम पर नजर आता था। चुनाचे उसने कहा, ऐसा नहीं है, हम सीधे जा रहे हैं। अब ये नहीं मालूम कि हम किस तरफ जा रहे हैं, आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं या सीधे जापान की जानिब। हाय मैं मर गई, खुदा ना करे कि हम जापान की तरफ जा रहे हों। बहरहाल हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। 13वें रोज़ पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया, फल भी गलने सड़ने लगे, सिर्फ अचार रह गया था, मगर अचार पर सुंदरी गुजारा नहीं कर सकती थी। अंबर तो बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकता था, उसे सिर्फ सुंदरी की फिक्र थी। उन्होंने बड़े सोच समझकर खुराक इस्तेमाल की थी। उनका ख्याल था कि ये खुराक कम अज़ कम महीना 1.5 महीना ज़रूर जाएगी, मगर ये अंदाज़ा गलत निकला, या फिर उन्होंने शुरू में पानी और फल ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए थे। अंबर ने सुंदरी को हिदायत कर दी कि अचार ज़्यादा इस्तेमाल न करे, मगर पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। अंबर ने कहा, मुझे यकीन है हमारी कश्ती आज नहीं तो कल किसी न किसी ज़मीन के किनारे ज़रूर जा लगी, वहाँ हमें मीठा पानी भी मिलेगा और खाने को रोटी भी मिल जाएगी। सुबह सुंदरी को प्यास लगी तो उसने समंदर का पानी पी लिया, जिससे उसे तसल्ली होने लगी। अंबर ने उसे अचार खिलाया, जिससे उसकी तबीयत संभल गई। अंबर ने उसे समंदर का पानी पीने से सख्ती से मना किया। वो दोपहर को समंदर में कश्ती बड़े आराम से जा रही थी कि दूर किसी जहाज़ का मस्तूल नजर आया। अंबर और सुंदरी परेशान नज़रों से उस जहाज़ के मस्तूल को तकने लगे। ये जहाज़ किसका था, दुश्मन का था या दोस्त का? कहीं ये बहरी डाकुओं का जहाज़ ही ना हो, क्योंकि इन समुद्रों में बहरी डाकू अक्सर घूम फिर कर मुसाफिर बरदार जहाज़ को लूट लिया करते थे। जहाज़ का मस्तूल करीब आया तो अंबर परेशान हो गया। ये जहाज़ बहरी डाकुओं का था। उसके मस्तूल के साथ बहरी डाकुओं का काला झंडा लहरा रहा था, जिस पर खोपड़ी और हड्डियों का निशान था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। बहरी डाकुओं ने अंबर और सुंदरी के साथ क्या सलूक किया? अंबर ने बहरी डाकुओं का किस तरह मुकाबला किया? क्या नाग भी बहरी डाकुओं के जहाज़ पर था? मारिया कहाँ थी? ये सब जानने के लिए इसी कहानी की अगली वीडियो मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदराबाद को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।